टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन्स जब तक आप इसके थ्रू एक बार कैपिटल गेन्स नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक कैपिटल गेन चैप्टर एग्जाम के दिन आपको धोखा देने वाली कगार पे है। छोटी छोटी इसमें बहुत सारी बातें हैं ना। तो कैपिटल गेन सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन 45 से। उसमें बोला हुआ है कैपिटल गेन मींस गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। व्हाट इज ट्रांसफर? तो भैया ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, बार्टर। एक्सचेंज और बार्टर एक ही रहता है। सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment, compulsory acquisition by government, conversion of capital asset into stock in trade, member of a housing society where house is allotted is against membership, then that is also a transfer. A person who get the possession of property against part performance of contract, then as per section 53 of Transfer of Property Act, it is also a transfer. Maturity of zero coupon bond is also a transfer. ठीक है, इसको हमने एक नाम दिया, सब इस पापी रुपए का कमाल है जी। सब इस पापी रुपए का कमाल है जी। S for sale, E for exchange, सब इस पापी पीपी पार्ट परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, पोजीशन आ गया, इट इज ट्रांसफर। सब इस पापी रुपए, RE रुपए, R मतलब रेलिंक्विशमेंट, E मतलब एक्सटिंग्विशमेंट। सब इस पापी रुपए का कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। सब इस पापी रुपए का, मैं के कभी यूज नहीं करता अपनी कोडिंग्स में। C तो का कमाल, कमाल से आया कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। H for housing society where house is allotted member against membership, and Z for maturity of zero coupon bond. सब इस पापी रुपए का कमाल है जी। तो ये था हमारा पहला कोडिंग, ट्रांसफर का मतलब। अगला बात आता है व्हाट इज कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट मतलब सब कुछ यार, जहां जहां तेरी नजर है वहां वहां कैपिटल एसेट है। तो कैपिटल एसेट मीन्स ये हवा, ये चांद, ये सितारे, ये रोशनी, ये फिजा, ये घटा, ये मौसम, ये बहार, एवरीथिंग इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट फॉलोइंग। इनको छोड़ के क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड ये कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है अदर देन ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। रूरल एग्रो लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। कुछ कुछ गोल्ड बॉन्ड, कुछ गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, और एक है गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम की डिपॉजिट, ये कैपिटल एसेट नहीं है इन 7 को छोड़ के। ठीक है, इसमें एक बात नहीं, 2 बातों और ध्यान रखना। यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आपने 1 साल का प्रीमियम, याद नहीं आ रहा, 2 लाख की 2.5 लाख, क्या था, 2.5 लाख से ऊपर का आपने एक प्रीमियम दिया है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें 1 साल का प्रीमियम किसी एक पॉलिसी में कई सारी पॉलिसी का मिला के एग्रीगेट, जैसे ही आपका प्रीमियम 2,50,000 पर एनम से ज्यादा का हुआ, वैसे वो यूलिप बन जाएगी कैपिटल एसेट। मतलब यूलिप वैसे तो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन यदि आपका प्रीमियम टू मच हो गया तो फिर वो यूलिप बन जाएगी कैपिटल एसेट। एक पॉइंट और ध्यान रखना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यदि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हो सकता है आपको लगे कि वो तो उनका बिजनेस है, वो तो उनका स्टॉक है, लेकिन फिर भी वो माना जाएगा कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। कैपिटल एसेट में आता है, इट इंक्लूड्स यूलिप वाला पॉइंट जिसमें 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर्स, और नहीं आता है ये 7 पॉइंट। कौन कौन से 7 पॉइंट? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रो लैंड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बेयर बॉन्ड, और बाकी जो आपको नजर आए सब कैपिटल एसेट। ठीक है, हटाते। पर्सनल इफेक्ट मतलब तो नहीं, चलो स्टार्ट से बात करें। स्टॉक इन ट्रेड मतलब, तो स्टॉक इन ट्रेड में रॉ मटेरियल भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा, और WIP भी आएगा। अब पर्सनल इफेक्ट मतलब ऑल आइटम्स विच आर मूवेबल इन नेचर and which are held for personal use. Movable in nature, held for personal use, यानी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट नहीं है। उसके बाद पर्सनल इफेक्ट में 2 चीजें नहीं आती, गोल्ड ज्वेलरी एंड रूरल, ज्वेलरी एंड, अरे क्या ज्वेलरी मतलब, एंड ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो ज्वेलरी में, ज्वेलरी मतलब क्या? ज्वेलरी मतलब एनीथिंग
मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्रीसियस स्टोन, एनीथिंग मेड ऑफ प्रीसियस मेटल और प्रीसियस स्टोन, ठीक है। लेकिन यदि आप देवी देवताओं की मूर्ति या देवी देवताओं के पूजा के लिए आपने जो सामान लिए हैं, या बहुत ही रीजनेबल एक्सटेंट तक जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स है, उसको हम पर्सनल इफेक्ट ही मानेंगे, ज्वेलरी नहीं मानेंगे। तो हमारे घर में जो चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी है, वो हमारे पर्सनल इफेक्ट है, वो ज्वेलरी नहीं है, यानी वो कैपिटल एसेट नहीं है। हटाओ। आर्टिस्टिक वर्क में आप चाहे पेंटिंग रखो या स्केचेस रखो या स्कल्पचर रखो, ये सब आर्टिस्टिक वर्क है और ये सब कैपिटल एसेट है, ठीक है। रूरल एग्रोलैंड मतलब एग्रोलैंड जो रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया मतलब जहां की म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 तक है, वो है रूरल एरिया। यदि किसी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है, तो वहां से 2 किलोमीटर दूर दूर रूरल एरिया है। और यदि किसी म्युनिसिपैलिटी की एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा परंतु 10 लाख के अंदर है, तो वहां से 6 किलोमीटर तक दूर दूर रूरल एरिया है। और यदि किसी एरिया की म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो उस म्युनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट के बाद वहां से 8 किलोमीटर के बाद जो एरिया है उसको बोलेंगे रूरल एरिया, ठीक है। जब हम लोग 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बोलते हैं, मतलब ये बर्ड आई वाला, ये कोई रोड रूट वाला नहीं, मतलब हाँ सीधा स्ट्रेट लाइन वाला 8 किलोमीटर, ठीक है, समझिए ना। म्युनिसिपैलिटी को बीच में रहेंगे, उसकी लोकल लिमिट का पहले रेडियस बनाते तो वो सर्कल मारेंगे, फिर वहां से 2 किलोमीटर का एक डायमीटर लेके, फिर एक डायमीटर नहीं रेडियस लेके, फिर एक सर्कल मारेंगे, तारपरे जेटा होबे सेटा होबे रूरल एरिया, बुझेছেন? खूब भालो, आगे बढ़ो। उसके बाद हमने किया गोल्ड बॉन्ड बकवास, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। तो ये स्कीम में जो आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉट कैपिटल एसेट। किसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, किसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे? तो भैया मैं पहले तुम्हें बता देता हूं लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस एनी एसेट विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हो गया याद? बस इतना याद होगा, बाद बाकी मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब यदि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 12 महीने तक होल्ड करे तो शॉर्ट टर्म, अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीने तक होल्ड करे तो शॉर्ट टर्म, इमूवेबल प्रॉपर्टीज 24 महीने तक होल्ड करे तो शॉर्ट टर्म, और कोई एसेट 36 मंथ्स तक होल्ड करे तो शॉर्ट टर्म। एक दिन भी ज्यादा हो गया लॉन्ग टर्म हो जाएगा। दूसरी भाषा में बोलो तो लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड बॉन्ड, लिस्टेड डिबेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये सब आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म। कोई भी रियल एस्टेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट, लैंड, यदि आप 24 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म। इसके अलावा कोई भी एसेट, चाहे वो अनलिस्टेड डिवेंचर हो, चाहे वो अनलिस्टेड बॉन्ड हो, चाहे वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, ये सब यदि आप 36 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सबको पता है, फॉर्मेट है सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैसा ही है, सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर आएगा इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, नीचे आएगा इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय एसएससी, एंड ICOI, COI ऊपर आएगा इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, नीचे आएगा इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जो आएगा तो उनको माइनस करेंगे तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इंडेक्स जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है 1401 से, पहला 0102 का इंडेक्स है 100, अभी लेटेस्ट इंडेक्स है आप देख लेना जो भी है। इंडेक्स आपको याद नहीं करना क्योंकि इंडेक्स आपको सब में दिया रहेगा, ठीक है। यदि कोई एसेट 1401 के पहले की ली हुई है तो ऐसे में हमारा लॉ बोलता है भैया पहले का तो इंडेक्स है नहीं हमारे पास, हमारा तो इंडेक्स का बेस ईयर ही है 0102। तो इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड बिफोर 1401 तो फिर हम लोग उसका कॉस्ट मानते हैं, COA मानते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 व्हिचएवर इज हायर, और एनी इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर बिफोर 1401 इग्नोर्ड। और ऐसी एसेट का इंडेक्सेशन फिर शुरू होता है 100 से।
एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो भैया दो तरह के गिफ्ट हो गए, वो गिफ्ट जो 56 में टैक्स हो गए और वो गिफ्ट जो 56 में टैक्स नहीं हुए। अभी मैं कौन सी की बात कर रहा हूं, जो 56 में टैक्स नहीं हुए। ठीक है, तो यदि आपको कोई एसेट गिफ्ट से मिली है, विल से मिली है, तो पहली बात ध्यान रखना, एच पर सेक्शन 46 गिफ्ट या विल आर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में बी को दे दिया, तो भैया इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन जब बी इसको बेचेगा तब सेक्शन 49(1) के अनुसार ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। कॉस्ट ऑफ द करेंट ओनर शैल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल व्हेन करेंट ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी काउंटेड व्हेन द ओरिजिनल ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी, हाँ, तो ऐसे में ये गिफ्ट तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जब 20 को बेचेगा तब टैक्स होगा। ऐसे में 49(1) के ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। क्या, कॉस्ट टू करेंट ओनर शैल बी कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन शैल बी अवेलेबल व्हेन करेंट ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी काउंटेड व्हेन प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। ये क्या था, 49(1). अब अपने आते हैं एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट कंसिडरिंग सेक्शन 56। तो यदि आपको कोई एसेट गिफ्ट में मिला और उस एसेट के गिफ्ट पे सेक्शन 56 लग गया और वो ऑलरेडी गिफ्ट में, मतलब आपकी इनकम में ऐड हो चुका है, तो एक्स ने वाई को एक ज्वेलरी गिफ्ट कर दी और उस गिफ्ट, मतलब उसकी ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू थी 50 लाख, बेचारे वाई के हाथ में इनकम मान ली गई 50 लाख। जिस ईयर में उसको गिफ्ट मिला उसकी इनकम मान ली गई 50 लाख। अब इसको तुम पूछो, अब इसका कॉस्ट माना जाएगा 50 लाख, इंडेक्सेशन बेनिफिट यहां से मिलेगा और प्रीवियस पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से काउंट होगी। ठीक है, अब एक आता है डीम्ड गिफ्ट, यानी एक्स ने अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख में बेचा, लेकिन जिस दिन बेचा उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 70 लाख। तो इसके हाथ में रसीद, मतलब बायर के हाथ में 20 लाख रुपए का डीम्ड गिफ्ट माना जाएगा। हाँ, तो इसको भूल जाओ, इसका सीओए माना जाएगा, 50 लाख में लिया और 20 लाख डीम्ड गिफ्ट माना गया, तो इसका सीओए माना जाएगा 70 लाख। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां से काउंट होगा, क्योंकि इसने खरीदा है, गिफ्ट थोड़ी मिला है, इसने तो खरीदा है 50 लाख में, और इसका इंडेक्सेशन भी यहीं से मिलेगा। इसको पूरा भूल जाओ। बात क्लियर, याद रह गए सारी बातें। हम लोग आ गए अगली बात में, नाम है टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम। तो भैया देखो, इंश्योरेंस क्लेम को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम फॉर स्पेसिफाइड डैमेज, इंश्योरेंस क्लेम फॉर अदर डैमेज। इंश्योरेंस क्लेम फॉर अदर डैमेज नॉन टैक्सेबल, इंश्योरेंस क्लेम फॉर स्पेसिफाइड डैमेज इज टैक्सेबल। तो स्पेसिफाइड डैमेज क्या होता है? स्पेसिफाइड डैमेज मतलब नेचुरल कैलामिटी, एक्सीडेंटल फायर, रायट एंड सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल डिस्टर्बेंस एंड वॉर। तो वॉर, सिविल डिस्टर्बेंस अर्थात रायट, ये मतलब जो बम मारते हैं ना ये लोग इधर उधर, वो लोग, और क्या, एक्सीडेंटल फायर और नेचुरल। इन 4 सिचुएशन में यदि कोई डैमेज होती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल। और इसका टैक्स कंप्यूटेशन के समय ये ध्यान रखिएगा, सेल कंसिडरेशन, जितना आपको इंश्योरेंस क्लेम अवार्ड हुआ, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जब आपको अवार्ड हुआ इंश्योरेंस क्लेम, इंडेक्सेशन मिलेगा सीओए, ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट और नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन। सुनो मत बोलो, आईसीओए, सीओए ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट और नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन। सीओआई, आईसीओआई, सीओआई ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट, नीचे आएगा ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। इंश्योरेंस क्लेम निकलवाने में जितना खर्चा लगा वो आपका एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। ध्यान रखना, ये 4 डैमेजेस में ये कंप्यूटेशन होगा, बाद बाकी डैमेजेस में कंप्यूटेशन नहीं होगा। और सपोज आपने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं और एक्सीडेंटल फायर हो गया, पूरा सामान धू जल गया, तो भैया दिस विल बी योर डेड लॉस। ये कैपिटल गेन में कंप्यूट ही नहीं होता क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं है। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, आपकी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने या किसी गवर्नमेंट बॉडी ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया तो टैक्स कंप्यूटेशन के ऐसे होगा। पहला, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी,
जब आपको पहला कॉम्पेंसेशन मिला, पहला कॉम्पेंसेशन मिला। दूसरा सेल कंसिडरेशन, टोटल कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड। ICOA, COA ऊपर आएगा ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SSE। ICOI, COI इंटू ऊपर आएगा ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, नीचे आएगा ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है। यदि आपको इसमें कोई इनहेंस कॉम्पेंसेशन मिला तो इनहेंस कॉम्पेंसेशन का कंपटीशन कुछ ऐसे होगा, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जब जितना कॉम्पेंसेशन मिला, जब जितना कैश बेसिस जितना जब मिला। सेल कंसिडरेशन जितना मिला, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। COA या ICOA निल, ICOI निल। और जो भी इनहेंस कॉम्पेंसेशन निकलवाने में खर्चा लगा वो आपका एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर मान लिया। ठीक है। इनहेंस कॉम्पेंसेशन के साथ यदि आपको इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन मिला तो ये इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन आईफॉस में टैक्सेबल होगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 50% स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ठीक है। अगला टॉपिक आ गया कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यदि आप कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हो तो इट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। इसका कैपिटल गेन निकालने के लिए ये ध्यान रखना, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जब आपका वो एसेट सेल हुआ, एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, अब स्टॉक जब सेल होगा तब ये टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर तो उसी ईयर में जिस ईयर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन टैक्सेबल उसी ईयर में होगा जिस ईयर में सेल हुआ। क्लियर? सेल कंसिडरेशन shall be the fair market value as on date of conversion of capital asset into stock in trade. ICOA आएगा, COA ऊपर आएगा year of conversion divided by year of acquisition. ICOI, COI ऊपर आएगा year of conversion, नीचे आएगा year of improvement. अब आपने एसेट जिस दिन स्टॉक में कन्वर्ट किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 40 लाख, लेकिन आपने इसको बेचा 50 लाख में, तो ये जो 10 लाख का डिफरेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज PGBP। ठीक है। अगला टॉपिक आ गया कन्वर्सन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। ये PGBP का टॉपिक है, यहां पे लगे हाथ कर लिए। आपका बिजनेस में स्टॉक पड़ा था, आपने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने स्टॉक लिया था 4 लाख में और जिस दिन आपने उसको कन्वर्ट किया कैपिटल एसेट में उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू है 5 लाख। तो ये जो 4 और 5 का डिफरेंस है 1 लाख, ये आपकी PGBP इनकम मानी जाएगी और एसेट का COA माना जाएगा 5 लाख। अब जब वो एसेट बेचोगे नॉर्मल कंपटीशन होगा। अगला पॉइंट है सेल्फ जनरेटेड एसेट। टाइपिंग एरर है, सेल्फ जनरेटेड एसेट। सेल्फ जनरेटेड एसेट में 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट है जिनका COA हमेशा लेते हैं निल। कौन कौन से 7? तो भैया गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, राइट टू डू बिजनेस, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लूम आवर, रूट परमिट। वापस से बोलते हैं, गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, पहला पॉइंट लिया, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, राइट टू डू बिजनेस, लूम आवर, रूट परमिट। तो फिर गुडविल ऑफ बिजनेस 2 बार आ गया होगा। तो ये 7 बिजनेस हो गए, ये 7 एसेट हो गए जिसका COA मानेंगे निल। 1401 की मार्केट वैल्यू भी कंसिडर नहीं करेंगे, COA मानेंगे निल और कैपिटल गेन कंप्यूट होगा नॉर्मल। जितने में बेचा वो सेल कंसिडरेशन, COA निल। निल पे क्या इंडेक्स मारोगे, निल ही रहेगा कैपिटल गेन। लेकिन सिर्फ 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट का कैपिटल गेन ऐसे निकालते हैं। बाद बाकी कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो उसका कंप्यूटेशन नहीं होगा, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। हाँ, अगला पॉइंट उठाते हैं, नाम आया बोनस शेयर। छोटा सा है, यदि बोनस शेयर 1401 के बाद का है ना तो उसका COA निल, और बोनस शेयर 1401 के पहले का है ना तो उसका COA लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। लेकिन अभी एक प्रोविजन आया है बोनस ट्रिपिंग का, इसी साल आया है, तो मतलब इन्हीं सालों में आया है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो बोनस ट्रिपिंग क्या बोलता है कि यदि 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 आपने बोनस की डेट के थोड़े दिन पहले
3 महीने पहले शेयर या यूनिट्स खरीदे और बोनस के थोड़े दिन बाद में आपने उन यूनिट्स को या शेयर को बेच दिया. यू एक्वायर्ड द यूनिट्स 3 months बिफोर और शेयर 3 months बिफोर, और उसको 3 महीने 9 महीने के अंदर आपने उसको बेच दिया. 3 महीने नहीं, 9 महीने. 3 महीने के अंदर आपने खरीदा और 9 महीने के अंदर आपने उस शेयर या यूनिट्स को बेच दिया. तो इस परचेज और सेल में आपका जो भी लॉस हुआ वो इनकम टैक्स लिए कंसिडर नहीं होगा, बल्कि वो लॉस माना जाएगा कॉस्ट ऑफ बोनस यूनिट. जैसे भी ग्लॉस्टर लिमिटेड एक कंपनी है जो बोनस देने वाली होगी, तो अभी सपोज उसका दाम चल रहा है 1800 रुपए, तो आपने अभी वो शेयर लिया 1800 में, ठीक है. और जब कंपनी ने बोनस दे दिया 1 पे 1 और बाद में कंपनी का भाव हो गया 1 शेयर का दाम 1000 रुपए, तो आपने उसको बेच दिया. तो ऑब्वियसली ओरिजिनल यूनिट पे आपने 1800 में लिया था, 1000 में बेचा, तो 800 का लॉस हुआ. लेकिन लिटरली लॉस कहां हुआ, आपको तो बोनस मिला हुआ ही है. तो ये जो 800 का लॉस हुआ ये इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये 800 माना जाएगा आपकी बोनस यूनिट का कॉस्ट. ऐसे में बोनस शेयर का सीओए नील नहीं होगा, बोनस शेयर का सीओए हो जाएगा 800. हाँ, राइट शेयर या राइट एंटाइटलमेंट बड़ा आसान है. राइट शेयर तो भैया आपने पैसे दे के लिए, तो उसका सीओए माना जाएगा राइट शेयर का, जितना आपने पैसा दिया कंपनी को. राइट एंटाइटलमेंट वो लव लेटर है जो कंपनी आपको फ्री में देती है. आप अपना सुबह सुबह आंख खोल के मेल खोले तो दिखाई मेल आया हुआ है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, कंपनी आपको 1 पे 1 राइट शेयर दे रही है @80, और उस शेयर का आपने मार्केट वैल्यू चेक किया, मालूम पड़ा दाम है 120, तो 120 का शेयर आपको 80 में मिल रहा है. अब यदि आप वो शेयर खरीद लो तब तो हो गया वो राइट शेयर और उसका सीओए माना जाएगा 80. लेकिन आपने सोचा नहीं, खरीदना नहीं यार, पैसा नहीं लगाऊंगा, आपने वो मेल अपने दोस्त को बेच दिया. इसका मतलब आपने राइट एंटाइटलमेंट इंडोर्स कर दिया. तो वो चिट्ठी तो आपको फ्री में मिली थी, और वो चिट्ठी इंडोर्स करने में आपने अपने फ्रेंड से 30 रुपए ले लिए पर शेयर. ये 30 रुपए पर शेयर माना जाएगा सेल कंसिडरेशन, सीओए माना जाएगा नील, और आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. अब आया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, नहीं, कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ कंपनी एंड कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. ठीक है. कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ कंपनी पहले बता रहा हूं. कंपनी के कैपिटल गेन निकालने के लिए लिक्विडेशन के समय हम लोग फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि पहले ये बताओ कि कंपनी ने क्या एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग मेंबर या एसेट मार्केट में बेची. अरे कंपनी का लिक्विडेशन हो गया तो एसेट तो बिकेगी, जाएगी. अब आपके पास एक तरीका है कि एसेट ही मेंबर को दे दे या एसेट बेच के पैसा दे दे. यदि आपने एसेट ही मेंबर को दे दी तब तो यह माना जाएगा एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर. At the time of liquidation of company, if the company distributed asset among the member, then it is exempted transfer. Contrarily, आपने एसेट मेंबर को बेची नहीं, बल्कि आपने एसेट मार्केट में दे दी, मार्केट में बेची, और मार्केट में बेच के पैसा इकट्ठा किया और फिर पैसा मेंबर्स में बांटा. तो जब आप वो एसेट मार्केट में बेचेंगे उस समय कैपिटल गेन कंप्यूट होगा एज यूजुअल. जितने में बेचा वो सेल कंसिडरेशन, जितने में लिया वो सीओए, इंडेक्सेशन एज यूजुअल. ये क्या था? ये था इन हैंड्स ऑफ कंपनी. इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ट्रीटमेंट ऐसे होगा. अरे कैसे होगा? ऐसे होगा कि शेयर होल्डर को जो भी कंपनी से मिला कैश या जो काइंड मिला उसकी मार्केट वैल्यू, शेयर होल्डर को कंपनी से जो भी मिला उसमें से 222C का डिविडेंड माइनस कर दो, बाद बाकी शेयर होल्डर के हाथ में माना जाएगा सेल कंसिडरेशन. शेयर होल्डर को कंपनी से जो भी मिला कैश या जो एसेट मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से 222C का डिविडेंड माइनस कर दो, बाद बाकी माना जाएगा सेल कंसिडरेशन, और उस सेल कंसिडरेशन से आपको सीओए या आईसीओए एज यूजुअल हटाना है. ठीक है. 222C क्या है? कि कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी एसेट देती है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो शेयर होल्डर के हाथ में माना जाएगा डिविडेंड.
कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी एसेट देती है टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो माना जाएगा क्या? डिविडेंड। तो वो डिविडेंड वाला पार्ट डिविडेंड 56 में टैक्सेबल हो जाएगा और बाद बाकी सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। रिवर्स मॉर्गेज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई बुजुर्ग लोग अपनी प्रॉपर्टी बैंक में चाहे तो रिवर्स मॉर्गेज कर दे, बदले में उनको कुछ एनुअल अमाउंट मिलता रहेगा, एन्युटी मिलता रहेगा, और वो रिवर्स मॉर्गेज हमारे टैक्स में टैक्सेबल नहीं होता। जो एन्युटी मिलेगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, तो कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर में जब 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 डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हुआ, इट इज ट्रीटेड एज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन जब वो शेयर आप मार्केट में बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर शैल बी द COA ऑफ डिवेंचर। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको काउंट होगी जब से आपने शेयर एक्वायर किया, और इंडेक्सेशन डिवेंचर पे तो मिलता ही नहीं है। तो इंडेक्सेशन यदि शेयर पे मिलता, वैसे 112A में शेयर पे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता, यदि शेयर पे इंडेक्सेशन मिल रहा है तो तब से मिलेगा जब से आपके पास वो शेयर आए। शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर यदि आपने आपके शेयर कंपनी फॉरफीट कर ली तो सेल कंसिडरेशन 0 और लेस जितना आपने कंपनी को दिया, यानी हमेशा लॉस। एडवांस मनी फॉरफिटेड, यदि 1/4/14 है शायद वो डेट, 1/4/14 के पहले का कोई एडवांस मनी फॉरफिटेड है तो वो आपके COA से माइनस हो जाएगा। लेकिन 1/4/14 के बाद से जो एडवांस मनी फॉरफिटेड है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाती है। 50C, यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेचते हो, ध्यान से देखना भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन माना जाएगा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज जस्ट 110% of your actual sale consideration या up to 110% of your actual sale consideration, then stamp duty value ignore, फिर आपका सेल कंसिडरेशन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होगा। यहां पे एक छोटी सी बात और है कि यदि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से सेटिस्फाइड नहीं है, then you can refer the matter to valuation officer. You can request assessing officer to refer the matter to VO. In that case VO जो बोलेगा वो फाइनल, लेकिन VO एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से कम नहीं बोल सकता और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं बोल सकता। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में एक हल्की सी बात और है कि सपोज आपने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल किया 7 जनवरी को और प्रॉपर्टी का सेल डीड बना 11 मार्च को। 7 जनवरी को क्या हुआ, एग्रीमेंट टू सेल, थोड़ा बहुत पैसा देके हमने बुकिंग कर दी, और 26 मार्च को हमारा क्या हुआ, सेल डीड बना, यानी रजिस्ट्री 26 मार्च को। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेनी है, 7 जनवरी की कि 26 मार्च की? तो लॉ बोलता है यदि एग्रीमेंट टू सेल के दिन यदि आपने कुछ पैसा दिया है और वो पैसा आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS या अदर नोटिफाइड मोड से दिया है, तब तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। लेकिन यदि आपने एग्रीमेंट टू सेल के दिन कैश से पेमेंट कर दिया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड एज ऑन द डेट व्हेन रजिस्ट्री इज मेड, यानी सेल डीड बना। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, यदि कोई मिस्टर बैनर्जी, मतलब मैं बैनर्जी वाला एग्जांपल दिया था, यदि कोई मिस्टर बैनर्जी दैट इज लैंड ओनर किसी प्रमोटर मिस्टर पांडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भैया यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, तो इस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जमीन हमारी, प्रमोशन तुम्हारी, जमीन हमारी, प्रमोशन तुम्हारी। तो ऐसे में मिस्टर बैनर्जी ने अपने जमीन पे कंस्ट्रक्शन का राइट मिस्टर प्रमोटर को साइन करके दे दिया कि मैं इस जमीन में अपने प्रमोटिंग राइट आपको देता हूं, ठीक है। तो ऐसे में इस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मिस्टर बैनर्जी यानी लैंड ओनर को मिला कुछ सेल कंसिडरेशन। क्या मिला, जो बिल्डिंग बनेगी उसमें कुछ फ्लैट्स, मे बी 8, मे बी 4, मे बी 10, वो फ्लैट उनको मिलेंगे। अब ये ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर हुआ अपना प्रमोटिंग राइट ट्रांसफर करना, ये टैक्सेबल होगा इन द ईयर व्हेन द प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया। ये टैक्सेबल होगा उस ईयर में जिस ईयर में प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, और इसकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी जो आपको फ्लैट मिले ना, कैश में मिला तो कैश ऐड, और यदि कुछ फ्लैट मिले ना तो उस फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया।
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन डेट ऑफ सीसी विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। लेकिन ये सारा प्रोविजन तब लगेगा जब लैंड ओनर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचे ना। यदि लैंड ओनर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले ही अपनी अलॉटेड प्रॉपर्टी को बेच दिया तो भैया ये कैपिटल गेन इस तरीके से कंप्यूट नहीं होगा। फिर वो एक नॉर्मल प्रोसीजर में कंप्यूट होगा कि जिस दिन आपने अपना डेवलपमेंट राइट बेचा उसी दिन वो टैक्स हो जाएगा। इसलिए हर लैंड ओनर को ध्यान रखना है कि जिस दिन सीसी आए उस दिन या उसके बाद से वो अपना राइट बनाए, अपना बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाए। क्लियर? डीमैट शेयर, यदि आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो ध्यान रखना फीफो टेक्निक अप्लाई होगी। फॉरेन एक्सचेंज एसेट, यदि आप नॉन रेसिडेंट हैं और आपने कोई इंडियन कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा लिए हैं बाय यूजिंग फॉरेन करेंसी, तो उसका कैपिटल गेन एक अलग तरीके से निकलेगा और वो तरीका है कि पूरा कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकलेगा। इसके लिए आपको सेल कंसिडरेशन को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीओए को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है कौन सी एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करें। तो सेल कंसिडरेशन को आप कन्वर्ट करेंगे एट एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को आप कन्वर्ट करेंगे एट एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। सीओए को आप कन्वर्ट करेंगे एट एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। एंड कैपिटल गेन को रिकन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में एट बाइंग रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एवरेज रेट क्या होता है? अरे भैया फॉरेन करेंसी की दो रेट होती है ना, बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट, उसका एवरेज। आपको सब में बाइंग सेलिंग रेट दिया रहेगा, एवरेज मार देना। और ये प्रोसीजर मैंडेटरी है, हाँ, ऑप्शनल नहीं है। स्लम सेल, यदि कोई एसेट, सेक्शन 50B, यदि कोई एसेट आप स्लम सेल मतलब कोई बिजनेस आप बेच देते हो। व्हाट इज स्लम सेल? व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज सोल्ड। टेक्निकल भाषा में बोलूं, व्हेन सेवरल एसेट आर सोल्ड टुगेदर फॉर अ सिंगल प्राइस। वेयर सेवरल एसेट आर सोल्ड टुगेदर and these several assets are forming part of business unit. When several assets which together forming part of business unit are sold for a single price, it is called slum sale. Slum sale का कंप्यूटेशन कैसे होगा? तो भैया सेल कंसिडरेशन जितने में आपने बेचा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए जो उसमें से नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट, जो उसका करंट एसेट है उसकी बुक वैल्यू, कोई करंट लायबिलिटी है वो भी बुक वैल्यू पे माइनस कर दो। अब जो डेप्रिसिएबल एसेट है उनका नोशनल रिटन डाउन वैल्यू, यदि वो एसेट अपने अपने ब्लॉक में सिंगल एसेट होती तो उनका नोशनल रिटन डाउन वैल्यू आज सी डेट में क्या ठहरता, वो नोशनल WDV विल बी ट्रीटेड एज COA ऑफ द एसेट। इस तरीके से COA निकालने के लिए वापस से बोलो, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएबल एसेट की नोशनल रिटन डाउन वैल्यू, करंट एसेट की बुक वैल्यू और करंट लायबिलिटी की बुक वैल्यू माइनस कर देना, ये हो गया उसका COA। इस पे इंडेक्सेशन लगेगा नहीं, बस इसको एज इट इज माइनस कर देना, द रिजल्ट विल बी कैपिटल। हाँ, नेक्स्ट आया यूलिप। तो भैया यूलिप तो पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिसका एनुअल एग्रीगेट प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा हो रहा है तो वो मानी जाएगी कैपिटल एसेट, और उसको बेचने पे या मैच्योरिटी पे जो भी आपको कैपिटल गेन होगा, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके ऊपर 10% की रेट से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A, मतलब 1 लाख को छोड़ के बाद बाकी 10%। यूलिप हम लोग मान ले रहे थे वो इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप है। यूलिप भी तो दो तरह की हो सकती है, इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड। हम मान लेंगे एग्जाम में कि वो इक्विटी ओरिएंटेड यूलिप है, ठीक है। इंडेक्सेशन देना मत, ठीक है। ये मैच्योरिटी के समय टैक्सेबल होगा, लेकिन डेथ की यूलिप नॉन टैक्सेबल, डेथ पे कोई टैक्स नहीं होगा। अब आ जाते हैं 112A क्या है। 112A में मुझे बस एक ये डेट याद रखनी पड़ती है, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं। मैं ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मेरे अनुसार बनाया हुआ है कि मुझे आप सेक्शंस बोलो, मैं आपको बड़बड़ प्रोविजन बोलूंगा। आपको लगता है सेक्शन बोलो फिर 4 बातें ये भी बोलो, तो आप अपने PPT में 4 बातें और डाल देना, लेकिन वो बनाना अपने हिसाब से, ठीक है। 112A बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर निकालने का ये तरीका है।
यदि आपका कोई इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जिस इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, उसके परचेज के समय भी आपने एसटीटी दिया था, उसके सेल के समय भी आप एसटीटी दियो, वो एसेट यदि बिकती है, वो शेयर यदि बिकते हैं, तो उसका कैपिटल गेन इस तरीके से कंप्यूट होगा। किस तरीके से कंप्यूट होगा बताता हूं। सेल कंसिडरेशन जितने में आपने बेचा, COA shall be the higher of following: actual COA और fair market value as on 1/2/18, whichever is higher वो माना जाएगा आपका COA। अच्छा, इसको थोड़ा और पॉलिश करते हैं। COA shall be higher of following: actual COA और lower of 2 fair market value as on 1/2/18 और सेल कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो माना जाएगा पॉइंट नंबर 2, और पहला पॉइंट में क्या था, एक्चुअल COA। अब इन दोनों में से जो हायर होगा वो माना जाएगा COA। ठीक है, अब ये COA लगाना है और इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। जो कैपिटल गेन आएगा उसमें से 1 लाख तक नो टैक्स, 0% टैक्स, और बाद बाकी पे 10% टैक्स। अमालगमेशन ऑफ कंपनी, यदि कोई कंपनी अमालगमेट करती है और एज पर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन यहां के सारे एसेट न्यू कंपनी को जाते हैं तो इट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। वैसे यदि कोई कंपनी अमालगमेट करती है और ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को न्यू कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, न्यू कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, ओल्ड कंपनी का शेयर दो, न्यू कंपनी का शेयर लो, दिस इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन जब आप न्यू कंपनी के शेयर बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकालते समय ये बातें ध्यान रखना। पहली बात, द COA ऑफ न्यू कंपनी शेयर्स विल बी द COA ऑफ द ओल्ड कंपनी शेयर, पहली बात। दूसरी बात, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल व्हेन द न्यू कंपनी शेयर्स एक्वायर्ड। यदि इंडेक्सेशन मिला तो पहली बात तो 112 में बता चुका हूं, इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं, लेकिन 112 मतलब अप्लाई होता है जब दोनों समय STT दिया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि STT के बिना शेयर जा रहा हो। यदि STT के बिना शेयर जा रहा हो तो फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल व्हेन द न्यू कंपनी शेयर्स एक्वायर्ड एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी काउंटेड व्हेन द ओल्ड कंपनी शेयर्स एक्वायर्ड। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, कोई भी डेप्रिसिएबल एसेट आ जाए तो कैपिटल गेन निकालते समय ध्यान रखना कि यहाँ पे वो COA सेल कंसिडरेशन मत लगाना, यहाँ पे वो PGBP का जो ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है ना वो लाना। तो ब्लॉक ऑफ एसेट की नेगेटिव वैल्यू आएगी तभी जाके कैपिटल गेन आएगा। और ध्यान रखना, डेप्रिसिएबल एसेट चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म गेन आएगा। डेप्रिसिएबल एसेट 36 महीने से ज्यादा होल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म, डेप्रिसिएबल एसेट 36 मंथ से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म। भले वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसका गेन हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर ऐसे PTM अक्सर कान पर लगता है, ठीक है ठीक है। अब हम लोग आ गए डिडक्शंस में। डिडक्शंस में आने के पहले दो छोटी छोटी बातें और बता दूं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर वाला छोड़ दो तो बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है। शेयर एंड सिक्योरिटीज में 112A वाला छोड़ दो तो ऑप्शन दिया जाता है, इंडेक्सेशन लोगे तो 20% टैक्स, इंडेक्सेशन नहीं लोगे तो 10% टैक्स। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक तो 112A वाला है जिसपे 10% टैक्स, उसको हटा दो। बात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पूछेंगे शेयर्स है या कुछ और है। शेयर है तो भैया दो चॉइस है, इंडेक्सेशन, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है तो इंडेक्सेशन क्लेम करोगे तो 20%, इंडेक्सेशन क्लेम नहीं करोगे तो 10%, तुम्हारी चॉइस। बाकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लैंड पे, ज्वेलरी पे, बिल्डिंग पे, ये सब पे एक ही मामला है, 20% टैक्स अंडर सेक्शन 112। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको डिडक्शंस नहीं मिलता, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर 112A से आपको डिडक्शंस भी नहीं मिलता और रिबेट भी नहीं मिलता, रिबेट भी नहीं मिलता। क्लियर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर में आते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम लोग आ गए सेक्शन 11A। इसमें बोला हुआ है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है जिसपे आपने STT पे किया है उस पे टैक्स लगेगा 15%। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स हो, इसमें आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल को एग्जेम्प्टेड सेलिंग मिलती है और नॉन रेसिडेंट को एग्जेम्प्टेड सेलिंग भी नहीं मिलती। ठीक है,
बाद बाकी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, मतलब शेयर को छोड़ के और कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तो इसके ऊपर नेचुरल रेट, नॉर्मल रेट, स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। यानी इंडिविजुअल एचयूएफ है तो स्लैब रेट, फर्म कंपनी है तो 30% रेट से टैक्स लगेगा। अब हम लोग आ गए कैपिटल गेन के डिडक्शंस में। नाम क्या है? 54 में हमने क्या पढ़ा? दिस इज एप्लीकेबल टू डिडक्शंस। याद रखना बाबू, थोड़ा एनर्जी लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। डिडक्शंस 54, इसमें बोला हुआ एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ व्हाट टू ट्रांसफर एनी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट टू एक्वायर any residential house property in India, what to acquire any residential any one residential house property in India। लेकिन यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप जीवन में एक बार 54 में 2 प्रॉपर्टी का भी डिडक्शंस ले सकते हैं। वैसे 54 में एक प्रॉपर्टी का ही डिडक्शंस मिलता है, लेकिन यदि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो जीवन में सिर्फ एक बार आप 2 प्रॉपर्टी खरीद के दोनों प्रॉपर्टी का 54 में डिडक्शंस ले सकते हो। तो व्हाट टू ट्रांसफर एनी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट टू एक्वायर 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, और 2 करोड़ तक की कैपिटल गेन हो तो ओनली 2 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया में होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो टाइम लिमिट, परचेज कर रहे हो तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले और 2 साल बाद, इस पीरियड में आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले और 2 साल बाद। और यदि कंस्ट्रक्शन करो तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। CGDA स्कीम इज अवेलेबल, यानी डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद यदि आप वो पैसे मतलब इन्वेस्ट करना चाहते थे लेकिन कोई नया प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आ रहा है, तो रिटर्न फाइलिंग डेट के अंदर अंदर उन पैसों को जो आप इन्वेस्ट करने की नीयत बनाए हो, उन पैसे को आप एक स्पेसिफिक सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट। जितना पैसा आपने CGDA में डाल दिया उतना डीम टू बी इन्वेस्टेड। डिडक्शंस मिलेगा मिनिमम ऑफ द 2 एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन, व्हिचएवर इज लोअर। अब रिवोकेशन, ये जो आपने CGDA में पैसे डाले, यदि ये पैसे समय के अंदर यूटिलाइज नहीं हुए या मिस यूटिलाइज हो गए या आपने न्यू प्रॉपर्टी को बेच दिया 3 साल के अंदर, तो पुराना डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा। यदि आपने ये CGDA के पैसे को मिस यूटिलाइज कर दिया या समय के अंदर यूटिलाइज नहीं किया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होके करंट ईयर का LTCG माना जाएगा। और यदि न्यू प्रॉपर्टी को आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होके आपके COA से लेस हो जाएगा। बात क्लियर? 54B, this is applicable to individual or HUF. What to transfer? You have transferred a long term or short term, whatever, long term or short term urban agro land which is used by SSC or his parents for at least 2 years for agriculture. इस एसेट को यदि आप बेचते, what to acquire? न्यू अर्बन और रूरल एग्रो लैंड। न्यू हटा दो, आपको परचेस करना अर्बन और रूरल एग्रो लैंड। टाइम लिमिट 2 साल के अंदर, 2 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। और डिडक्शंस मिलेगा अमाउंट से इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। CGDA स्कीम एप्लीकेबल है और रिवोकेशन सेम एज 54। 54B में आ जाए, 54D में आ जाए। 54D में जाने के पहले छोटा सा सेक्शन और बताता हूं। 1037, यदि आप इंडिविजुअल या HUF है, आपका क्या एसेट था? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अर्बन एग्रो लैंड, जिसे आप या आपके पेरेंट्स 2 साल से एग्रो पर्पज में यूज कर रहे थे, वो एग्रो लैंड यदि गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेता है तो भैया उसमें जो भी कॉम्पेंसेशन मिला वो 1037 में एग्जम्प्ट होता है। यानी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर किया तो 1037 एग्जम्पशंस, और यदि गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर नहीं किया तो 54B डिडक्शंस। डिडक्शंस लिए आपको न्यू अर्बन या रूरल लैंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा विद इन 2 years। अब आ जाए 54D में, आप कोई भी एसएससी हो, एनी एसएससी एप्लीकेबल टू ऑल,
व्हाट टू ट्रांसफर, आपका कोई इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग था, उससे गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया। या इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग था, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, और आपने 3 साल के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग एक्वायर किया। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग एक्वायर किया, तो जितना अमाउंट आपने न्यू लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया उतने का डिडक्शंस। एप्लीकेबल टू ऑल, व्हाट टू ट्रांसफर इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म, नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग, व्हाट टू एक्वायर इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग, नेचर ऑफ ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन, capital gain, amount invested or capital gain whichever is lower, time limit 3 years from date of transfer, CGDA applicable, and revocation same as 54 EC. 54 EC is applicable to all SC. What to transfer? Long term land or building. What to acquire? Specified long term bond, नाही बॉन्ड, रिक बॉन्ड, पीएफसी बॉन्ड, आईआरसी बॉन्ड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी बॉन्ड। तो ये स्पेसिफाइड बॉन्ड आपने एक्वायर किया 6 महीने के अंदर, तो डिडक्शंस मिल जाएगा। एप्लीकेबल टू ऑल, व्हाट टू ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, व्हाट टू ट्रांसफर लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग, व्हाट टू एक्वायर, नहीं यहां पे रेसिडेंशियल नहीं है, फाइनली व्हाट टू ट्रांसफर लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग, व्हाट टू एक्वायर स्पेसिफाइड बॉन्ड, टाइम लिमिट 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, सीजीडीए स्कीम नॉट एप्लीकेबल, डिडक्शंस अमाउंट्स इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर, रिवोकेशन, यदि आपने ये बॉन्ड 5 साल के अंदर या तो बेच दिया या फिर मनी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब मॉर्गेज करके लोन उठा लिया, तो भैया पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर करेंट ईयर का कैपिटल गेन मान लिया जाए। ठीक है, 5 साल तक ना आप बेच सकते हो ना मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। 54 EC में ध्यान रखना कि मैक्सिमम डिडक्शंस कैन बी 50 लाख, उससे बेसी डिडक्शंस नहीं मिलेगा। 54 EE, ये स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड बनाया है, उस फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 54 EE मिलेगा। गवर्नमेंट स्टार्टअप पे जोर दे रही है, स्टार्टअप दुनिया में, इंडिया में बहुत ज्यादा खुल भी रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फंड बनाया। 54 EE बोलता है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। आपने क्या ट्रांसफर किया, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्वायर क्या करना है, यू नीड टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट। ये स्पेसिफाइड एसेट वही फंड है जो कि स्टार्टअप लिए बनाया गया, उसकी यूनिट आपने ली है। टाइम लिमिट 6 months, ये नॉर्मल सी बॉन्ड है, यूनिट है जो आपको लेना है, 6 महीने की टाइम लिमिट है। CGDA स्कीम नॉट एप्लीकेबल, डिडक्शन शैल बी अमाउंट्स इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। और रिवोकेशन वही है कि यदि इस बॉन्ड को आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो पुराना डिडक्शन रिवोक होकर आपके करंट ईयर का इनकम मान लिया जाएगा। फिर से बोलते हैं, टू हुम इट इज एप्लीकेबल, और व्हाट टू ट्रांसफर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, व्हाट टू एक्वायर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड जो कि स्टार्टअप लिए बनाया गया, और ये टाइम लिमिट कितनी है, सिर्फ 6 महीने, और डिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट सो इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर। और रिवोकेशन ये है कि इस यूनिट को 3 साल के अंदर बेचा तो पुराना डिडक्शन रिवोक होकर करंट ईयर का गेन मान लिया जाएगा। 54F, एफ का मैंने कोड दिया था फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शनल डिडक्शंस है। एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल या HUF, व्हाट टू ट्रांसफर एनी एसेट other than residential house property। फिर से बोलिए, applicable to individual HUF, हाँ, what to transfer any long term capital asset other than residential house property, long term asset other than residential house property, what to acquire your first or second residential house property। आपको अपना पहला या फिर जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उस दिन आपका एक घर है, दूसरा घर भी आप ले सकते हो। ठीक है, टाइम लिमिट परचेज के 1 साल, यदि आपने नया प्रॉपर्टी परचेज किया है, परचेज करना है तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल के अंदर और 2 साल के बाद, और यदि आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस टाइम लिमिट के अंदर यदि आपने परचेज कंस्ट्रक्शन कर लिया तो आपको डिडक्शंस मिलेगा मिनिमम ऑफ 2 अमाउंट सो इन्वेस्टेड इनटू CG डिवाइडेड बाय NSC।
अमाउंट सो इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेक्स्ट सेल कंसिडरेशन और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर हो। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगली बात करें, क्या इसमें सीजीडीए स्कीम एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। रिवोकेशन की इसमें 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन में एक में भी फॉल कर जाए तो डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा और करेंट ईयर का एलटीसीजी मान लिया जाएगा। पहला, सीजीडीए मिसयूटिलाइज किया। दूसरा, नई एसेट को 3 साल के अंदर बेचा, या एक और नया एसेट खरीद लिया विद इन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। 3 साल के अंदर एक नया एसेट और खरीद लिया, 3 साल के अंदर नया एसेट को बेच दिया, या सीजीडीए मिसयूटिलाइज। सीजीडीए मिसयूटिलाइज तो प्रॉब्लम। 3 साल जिस दिन आपने नया एसेट लिया था, जिस दिन आपने नया एसेट लिया था उस दिन से 3 साल के अंदर आपने नया एसेट बेच दिया, डिडक्शंस रिवोक। जिस दिन ट्रांसफर हुआ था उसके 3 साल के अंदर यदि आपने एक और एसेट खरीद ली तो आपका पुराना डिडक्शंस रिवोक। रिवोक होकर तीनों ही केस में करेंट ईयर का एलटीसीजी मान लिया जाएगा। ठीक है। 54G, यदि आप अपने बिजनेस को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट कर रहे हो, रूरल नहीं, यदि आप अपने बिजनेस को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हो और इस शिफ्टिंग के लिए आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचा और बेच के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उतने का डिडक्शंस एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। व्हाट टू ट्रांसफर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी on occasion of shifting of business from urban area to non-urban area. What to acquire land, building, plant, machinery for shifting of business from urban area to non-urban area or incurred shifting expenditure. Time limit. Time limit सबसे बेसी है। जिस दिन आपका ट्रांसफर हुआ उसके 1 साल पहले और 3 साल बाद, 1 साल पहले 3 साल बाद, इस टाइम लिमिट के अंदर यदि आपने परचेज किया तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। और सीजीडीए स्कीम एप्लीकेबल एंड डिडक्शंस आर बी अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, और रिवोकेशन सेम एज 54। 3 साल के अंदर नया सेट को बेचा तो पुराना डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा। 54G 54G का जुड़वा भाई है। 54G बोलता है कि यदि कोई भी एसएससी यदि अपने बिजनेस को किसी भी एरिया से सेल्स में ले आता है तो जो प्रोविजन 54G का था वही का वही यहां अप्लाई होगा। 54G में क्या था, आप अपने बिजनेस को अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ला रहे थे, यहां पे 54G में आप अपने बिजनेस को किसी भी एरिया से सेल्स में ला रहे थे। बात क्लियर। 54GB ये कहता है कि आप हो, मतलब ये सेक्शंस को खास वाइटल नहीं रहा क्योंकि ये सेक्शंस अब ऑब्सोलीट है। 54GB बोल रहा है कि आपने कोई रेसिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग बेचा है, उसको बेच के आपके पास पैसे आए हैं, उस पैसे से आप एक नई कंपनी फॉर्मुलेट करिए। ये कंपनी फॉर्म हो जानी चाहिए 31/3/22 के अंदर अंदर, यानी ये प्रोविजन 21/22 के बाद तो ऑब्सोलीट ही हो गया। आपने ये जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ ना, उसी ईयर के अंदर ये नई कंपनी फॉर्मुलेट होनी चाहिए। ये कोई एसएमई कंपनी होनी चाहिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, और या फिर ये कोई स्टार्टअप होना चाहिए। इस कंपनी में आपने उस सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट कर दिया बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब इस कंपनी को 1 साल की टाइम लिमिट दी गई है। 1 साल के अंदर ये कंपनी इन पैसों से कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, other than वो ऑफिशियल अप्लायंसेज, other than मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट वेसल्स, other than वो बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, इंटेंजिबल एसेट, इन जब मतलब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है ना, वो वाली एसेट आप खरीदे। स्टार्टअप वाले चाहे तो कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदना मना है। इन सब में यदि कंपनी ने 1 साल के अंदर पैसे लगा दिए तो आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। कितना? प्रोपोर्शनेट सीजी डिवाइडेड बाय एनएससी इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, इतना डिडक्शंस मिल जाएगा। ध्यान रखना, आपको कंपनी बनानी है इसी प्रीवियस ईयर में, बिगनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर से लेकर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर के अंदर कंपनी बनानी है। आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं कंपनी में बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
कंपनी को वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिस दिन कंपनी को पैसे मिले वहां से 1 साल के अंदर। सीजीडीए आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कंपनी चाहे तो उस पैसे को 1 साल तक सीजीडीए में रख सकता है, पार्क कर सकता है, और उसके बाद डिडक्शंस मिलेगा कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय एनएससी इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड। यदि कंपनी 1 साल के अंदर उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाई, या फिर कंपनी ने 5 साल के अंदर उन एसेट्स को बेच दिया, तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर प्रोपोर्शनेटली आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग बेचने पे ये प्रोविजन अप्लाई होता है। थोड़ा सा रिलेक्टेंट था इसको बताने में, क्योंकि प्रोविजंस अब ज्यादा वाइटल रहा नहीं। एक वैल्यूएशन ऑफिसर को आप कब रेफर कर सकते हो, सेक्शन 55 में दिया हुआ है, वो भी सुन लो कि कोई भी केस में आप मामला वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है यदि वो एसेट का वैल्यूएशन आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया एंड द एओ इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वैल्यूएशन या रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन, तो मामला वीओ के पास चला जाएगा। यदि आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू नहीं कराया लेकिन आपकी वैल्यू से एओ सेटिस्फाइड नहीं है, तो डिफरेंस कितना ये बताओ ना सर, 2000 का डिफरेंस है, तो बीओ के पास से आ जा रहा है 2000 के लिए। आपकी वैल्यूएशन से अभी असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो डिफरेंस कितने का है? यदि डिफरेंस 15% ऑफ योर वैल्यू से ज्यादा है या डिफरेंस 25,000 से ज्यादा है, तो मामला वीओ को रेफर किया जा सकता है। 15% से ज्यादा है या 25,000 से ज्यादा है, देन ओनली द मैटर कैन बी रेफर्ड बाई एओ टू वीओ। वीओ मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर, ठीक है। 15% और 25,000, ध्यान रखना मैंने इसको कोड बनाया, सेक्शन क्या था 55 तो ऐसे 55 लिखो 5 यहां पे बैठाओ 1, यहां पे बैठाओ 2, तो यहां पे नजर आ रहा है 15%, यहां पे नजर आ रहा है 25,000, तो 15% या 25,000 से ज्यादा था डिफरेंस हो, देन द मैटर कैन बी रेफर टू वीओ। परंतु ध्यान रखना ये तब जब मामला रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू नहीं आया है। यदि आपने ऑलरेडी वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू से करा ली तो एओ को कोई भी डिफरेंस लगेगा वो मामला वीओ को रेफर करेगा। परंतु छोटे मोटे अमाउंट के लिए एओ भी वीओ के पास नहीं जाता। एनी हाउ आपके कैपिटल गेन का तो यही समापन समारोह हुआ। हमने ये टॉपिक 1 घंटे के अंदर, लिटरली 57 मिनट के अंदर आपको सुनाया। सरचार्ज आप सबको पता है, सरचार्ज आपको पता है कि इंडिविजुअल पे लगता है। यदि आपकी इनकम 50 लाख तक है तो 0 सरचार्ज, यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, याद है ना 15%, यदि आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, और यदि आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। लेकिन शेयर मार्केट को बूस्ट करने के लिए आप शेयर मार्केट में लंबा खेलो, तो उसके लिए इन्होंने शेयर मार्केट से होने वाली इनकम, कौन कौन सी इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड इनकम, इन 3 इनकम पे सरचार्ज की सीलिंग कर दी, मैक्सिमम कैप कर दी 15%। यानी किसी भी सूरत पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड इनकम पे सरचार्ज की रेट 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसको और ध्यान रखिए ना, 25% एंड 37% सरचार्ज भी तभी लगेगा जब आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग ये शेयर वाली इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो। यानी 2 करोड़ से ज्यादा कौन सी इनकम होनी चाहिए, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एलटीसीजी ऑन शेयर, एचटीसीजी ऑन शेयर एंड डिविडेंड, तब जाके आपका 25% लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए ये है आप, हाँ ये है आप, ये आपका चेहरा, ये है आपकी एलटीसीजी ऑन शेयर, यह है सपोज आपने इस साल बहुत कमाया 101 लाख, ये आपका एचटीसीजी ऑन शेयर, ये भी आपने इस साल बहुत कमाया 50 लाख, ये क्या है 101 लाख और ये क्या है 50 लाख, ठीक है। और ये सब आपकी नॉर्मल इनकम पीजीबीपी इनकम, ये 190 लाख। ध्यान से देखना बच्चों, सब साथ में। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसमें कितना टैक्स होगा, तो देखो टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई, टोटल इनकम हमारी हो गई 101, 151, 190, सब जोड़ दूं तो आ जाएगा 341। कोई एक लेमैन बोलेगा भैया सरचार्ज तो 25% लगेगा,
इनकम तो 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन लॉ बोलेगा ना नहीं, शेयर को छोड़ दे तो आपकी इनकम 2 करोड़ के अंदर है, इसलिए इस पे सरचार्ज 15% और ये इनकम पे भी 15% ही लगेगा, क्योंकि इनमें तो 15% से ज्यादा ही नहीं लगता। तो इस तरीके से इस टर्म में आप 341 लाख पे नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, जैसे निकलता है शेयर्स पे 8 लाख पे निल और बाद बाकी पे 10%, HTCG पे 15% और 190 पे स्लैब रेट, नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, लेकिन सरचार्ज सिर्फ 15% ही रहेंगे। बात क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपकी एग्जांपल नंबर 2। सब पुराना वाला एग्जांपल सॉल्व कर देते, ये सॉल्व करेंगे, पुराना वाला अपने आप हो जाएगा। सपोज ये हो आप मिस्टर एक्स, हाँ, आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है 108 लाख, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है 50 लाख और आपकी पीजीबीपी इनकम है 400 लाख। तो टोटल इनकम आपकी कितनी होगी? 551। तो एक लेमैन क्या बोलेगा, अरे इसका तो 37% टैक्स लग जाएगा, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पीजीबी शेयर वाली इनकम को छोड़ दो तो ये इनकम तो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ के अंदर है, तो इस पे लगेगा सरचार्ज 25% और इस पे तो 15% से ज्यादा लग ही नहीं सकता। अब मैं ये सम सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है? साथ में हो, थोड़ा कैलकुलेटर चलाना। हाँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना हुआ था? 108 लाख। तो इसमें 1 लाख पे निल और 100 लाख पे 10%, तो टैक्स कितना है बाबू? 10 लाख। अब आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताइए। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50 लाख, तो 50 लाख पे 15% मारो बाबू, तो आया सर 7.5 लाख। ठीक है, अब आपका पीजीबीपी बताओ भैया कितना हुआ? सर 400 लाख। 400 लाख में आप सबको पता है 10 लाख पे 1,12,500, हाँ, और 390 लाख पे 30%, स्लैब रेट मारो, 390 पे 30%, ये हो गया 117 लाख। तो ये आपका टैक्स हो गया 118.125, साथ में हो गया। अब आपका टोटल टैक्स कितना आ गया? तो सर हमारा टोटल टैक्स आ गया 10 प्लस 7.5, 10 प्लस 7.5 प्लस 118.125, ये आ गया 135.625। हाँ, मन क्या कर रहा है इसके ऊपर 37% मार दे, लेकिन पेशेंस रखना, नहीं मारना ऐसे। हाँ, तो ये शेयर वाली इनकम टैक्स कितना हुआ? शेयर वाली इनकम टैक्स हुआ 17.5, तो 17.5 पे सरचार्ज लगेगा 15%। सरचार्ज की बात हो रही है, टैक्स पे टैक्स। और ये बात इनकम कितनी हुई? 118.125, इस पे सरचार्ज लगेगा 25%, तो आपका सरचार्ज हो गया 117.5 पे 15%, बोले तो 2.625, और 118.125 पे सरचार्ज होगा 25%, क्योंकि आपकी 29.53, क्योंकि आपकी ये इनकम शेयर वाली इनकम को छोड़ के ये इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ के अंदर है, इसलिए 25%। ये कितना आ गया? 29.53125 प्लस 2.625, इस तरीके से 2.625, ये आ गया 32,15,650। आओ ना, अरे आ जा, आ भी जा। 32 लाख, ये तो नाराज हो गया, ये बोलता सुबह से पढ़ा रहा हूं, नहीं मानूंगा, आप छोड़ दो। तो 32 लाख 32 लाख समझ ले, 32,15,625। अब बच्चा है, नहीं मानता, बोलता सुबह से पढ़ा रहा हूं, आपको मालूम है तब से पढ़ा रहा हूं। आप 32,15,625 आपका सरचार्ज ऐड होगा, उसके बाद जो आएगा उसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड होगा। विद दिस नोट ये 15% वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया। सैलरी टॉपिक इत्मीनान से पढ़ो, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ो, तो ये बहुत वाइटल टॉपिक है। तो मैं इत्मीनान में रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए मैं खुद बैठ गया ताकि मैं भी रिलैक्स रहूं। सैलरी टॉपिक मुझे लगता है अपने 1 घंटे में पूरा पैक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सैलरी मीन्स एनी पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप।
यदि payer is having the power to control and supervise payee, then such payer and payee are called employer and employee. If the payer is having the power to control and supervise payee, then such payer and payee are called employer and employee. मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए पेयर एंड पेई के बीच में. सुनने में बुरा लगे लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडली लेना, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए. यदि पेयर और पेई में कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशन है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशन है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप है, तो ये सैलरी नहीं माना जाता. इनकम टैक्स में सैलरी और वेजेस पैरिटी पे है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सैलरी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल मिले या वॉलंटरी मिले, सब सैलरी है. सैलरी में यदि कोई बंदा अपनी सैलरी वॉलंटरी फोरगो कर दे, छोड़ दे, ना ले, बोल दे नहीं चाहिए, तब भी वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी. लेकिन यदि आपने सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में फोरगो कर दी, डोनेट कर दी, तो फिर अब वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी. सैलरी यदि आपको एक से ज्यादा सोर्सेस से मिले, तब भी सारी सैलरी कंपाइल होके आपके हाथ में टैक्सेबल होगी. मतलब वो अलग अलग टैक्सेबल नहीं होती, वो सारी सैलरी कंपाइल होगी और एक साथ टैक्सेबल होगी. मतलब सपोज आप दो एम्प्लॉयर के यहां काम करते हो, दोनों आपको एचआरए देते हैं, तो सैलरी कंप्यूट करते समय एम्प्लॉयर ए का एचआरए और एम्प्लॉयर बी का एचआरए मर्ज हो जाएगा और टोटल एचआरए में से फिर 1013A का डिडक्शन मिलेगा. If the salary is received from more than one source, then all sources shall be compiled and then salary will be computed. जैसे दो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर ए भी दे रहा है, एम्प्लॉयर बी भी दे रहा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे. उसके बाद आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड का डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद हमने सैलरी में किया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी है, इसलिए एमपी एमएलए की सर्विस सैलरी नहीं मानी जाती. पार्टनर की सैलरी हेड में नहीं आती, वो पीजीबीपी हेड में आती है. रिटेनरशिप फी सैलरी हेड में नहीं आती, वो पीजीबीपी हेड में आती है. और प्रोप्राइटर की सैलरी को तो हम ट्रांजैक्शन ही नहीं मानते, वो डमी ट्रांजैक्शन है और वो सैलरी कहीं टैक्सेबल नहीं होती, ना आईफॉस में, ना पीजीबीपी में, ना कैपिटल गेन में, ना सैलरी में, क्योंकि वो डमी ट्रांजैक्शन में उसको ट्रांजैक्शन ही नहीं मानते. फिर हमने किया कि एक बार इन सारी बातों को फटाक से रिकैप कर दे. सैलरी मींस एनी पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज. सैलरी में बी रिसीव फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज, देन ऑल सोर्सेज शैल बी कंपाइल्ड. सैलरी इंक्लूड्स वेजेस. मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप इज मस्ट. Payer and pay must have the power to, payer is must having the power to control and supervise pay, and salary includes wages. Voluntary services, voluntary salary मतलब non contractual salary is also taxable, and if the salary is foregone to the central government fund, then it is non taxable. Otherwise salary is even foregone but taxable. अब आते हैं अपने सैलरी तेरे कितने नाम, ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं सैलरी तेरे कितने नाम. हमने सबसे पहला किया बेसिक सैलरी एंड इट इज फुल्ली टैक्स. बेसिक सैलरी आपको चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल. फिर हमने किया पे स्केल. तो यदि आपकी सैलरी है 10,000 -3,000 -4,000, ऐसे यदि आपके स्केल पे दी हुई हो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी सैलरी 10,000 है. फिर हर साल आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा 3,000 करके. तो यदि आपकी सैलरी ऐसी है 10,000 -3,000 -18,000 18,000 नहीं आएगा, 28,000 एंड -5,000. तो 10,000 से आपकी सैलरी है, अगले साल होगी 13, अगले साल होगी 16, अगले साल होगी 19, अगले साल होगी 22, अगले साल होगी 25, अगले साल होगी 28. एक बार 28 आ जाए, उसके बाद सैलरी बढ़ेगी 5,000 पर मंथ, क्योंकि हाइफन के बाद फिर 5,000 था. तो व्हाट इज पे स्केल? प्री डिटरमाइंड इंक्रीमेंट शेड्यूल. सैलरी की चार्जेबिलिटी को लेकर लॉ बोलता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर. इसलिए एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल एज वेल एज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टैक्सेबल. आगे बढ़े. डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट. डियरनेस अलाउंस तो डियरनेस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलाउंस, इन्फ्लेशन अलाउंस, क्या क्या कहते हैं. Bonus is fully taxable, whether it is contractual bonus or voluntary bonus. But contractual bonus is taxable as bonus and voluntary bonus is taxable as perquisite. Fees received from employer is fully taxable.
commission received from employer is fully taxable, whether it is commission on turnover or commission on profit of its commission. कमीशन ऑन टर्नओवर हो तब भी फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन ऑन प्रॉफिट हो तब भी फुल्ली टैक्सेबल, ऑफ इट्स कमीशन हो तब भी फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद हमने किया एन्यूटी फ्रॉम एम्प्लॉयर, फुल्ली टैक्सेबल। ये सब के सब फुल्ली टैक्सेबल सैलरी। उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ रिटायरमेंट बेनिफिट सेक्शन 1010 ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ग्रेचुटी इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट, ग्रेचुटी ऑन डेथ। Gratuity in continuation of service is fully taxed. Gratuity on death, non-taxable. Gratuity on retirement, 2 parts. Government employee, non-government. Government employee fully exempt. Zawai Raja, non-taxable. Non-government employee, 2 division. Covered by POGA, not covered by Payment of Gratuity Act. If you are covered by Payment of Gratuity Act, then minimum of 3 is exempted. Actual gratuity, statutory amount 20 lakh, 15 by 26 into completed year of service into salary per month. Here completed year of service, consider fraction in excess of 6 months. यानी 6 महीने से ज्यादा का पीरियड है तो 1 साल मान लो, 6 महीने तक का पीरियड है इग्नोर कर दो। सैलरी हियर मींस बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन। जब आप रिटायर किए उस समय आपकी सैलरी क्या थी, दैट विल बी कंसिडर्ड। यदि आप कवर्ड बाय पोगा है और आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय है तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के केस में 15/26 की जगह 7/26 अप्लाई होगा। इंस्टेड ऑफ 15/26 विल अप्लाई 7/26। और यदि आप डेली रेटेड एम्प्लॉय है, पीस रेटेड एम्प्लॉय है, तो फिर आपकी सैलरी मतलब लास्ट 3 मंथ्स एवरेज सैलरी excluding overtime. That was all about salary covered by POGA. यदि आप gratuity receive कर रहे हो not covered by POGA, then minimum of 3 is exempted. Actual gratuity, statutory amount 20 lakh less earlier deductions limit. Number 3, half into completed year of service into average salary. यहाँ पे completed year of service, ignore any fraction of year, and average salary मतलब basic DA forming a part of retirement benefit plus commission as a fixed percentage of turnover being last 10 months average preceding the month of retirement, being last 10 months average preceding the month of retirement. यहाँ पे सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई नया चीज नहीं है, यहाँ पे डेली रेटेड के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे हमेशा हाफ रहेगा, हमेशा लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। यहां तक क्लियर? ये यदि आपने ग्रेचुटी में पहले कोई डिडक्शंस ले लिया था तो फिर नॉट कवर्ड बाय पोगा में वो स्टैट्यूटरी अमाउंट से माइनस हो जाता है। ग्रेचुटी में ये इसके बाद हम लोग आ गए लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन 1010AA। हाँ और अच्छी 1010AA, उसमें हमने किया लीव इनकैशमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लीव इनकैशमेंट इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, लीव इनकैशमेंट इन केस ऑफ डेथ नॉन टैक्सेबल, लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट 2 पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जवाई राजा नॉन टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में मिनिमम ऑफ 4 इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010AA। एक्चुअल लीव इनकैशमेंट, स्टैट्यूटरी अमाउंट 3 लाख less earlier deductions claim. Number 3, 10 month into average salary. Number last, 1 month maximum for each completed year of service minus leave availed during this period and into average salary. Completed year of service निकालते समय कोई भी fraction ignore करिए और average salary मतलब basic plus DA forming the part of retirement benefit plus commission as a fixed percentage of turnover being last 10 months average preceding the retirement. तुम्हारी भाषा में preceding the date of retirement. इनमें से जो lowest होगा that will be eligible for exemptions, rest will be taxable. लीव इनकैशमेंट में मुझे कुछ और खास नहीं बोलना। हम लोग आ गए पेंशन में 1010A। पेंशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल whether you are government employee or non-government employee. Commuted pensions में we are having 2 division, government employee, non-government employee.
गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जाम्प्टेड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में फिर दो बातें, वेदर एसएससी इज रिसीविंग ग्रेचुटी और नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी. It does not matter whether it's covered by gratuity or not. Important is whether he is receiving gratuity or not receiving. If he is receiving gratuity, then 1/3 of the total commuted pension is exempted, and if he is not receiving gratuity, then half of total pension fund is exempted. यहां तक ले पेंशन से बाहर निकलते आज है VRC, नहीं RC, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन. रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 1010B, और 1010B बोलता है मिनिमम ऑफ द थ्री इज एग्जाम्प्टेड. एक्चुअल रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख एंड अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहे तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी कर देना. एंड क्या स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख. चलो, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिनिमम ऑफ द थ्री, एक्चुअल स्टैट्यूटरी, एक्चुअल कॉम्पेंसेशन, स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख एंड और क्या था अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. आ जाते VRC में 1010C, मिनिमम ऑफ 2 इज एग्जाम्प्टेड, एक्चुअल VRC स्टैट्यूटरी अमाउंट 5 लाख. लेकिन 1010C का डिडक्शंस आपको तभी मिलेगा जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करें. कौन कौन सी कंडीशन? नंबर 1, द एम्प्लॉयर मस्ट बी अदर देन इंडिविजुअल HUF AOP BOI फॉर्म. इनको छोड़ के, इन 5 को छोड़ के और तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयर होना चाहिए. एम्प्लॉयर मस्ट बी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये हो चलेगा. लेकिन इंडिविजुअल HUF AOP BOI या फर्म के एम्प्लॉयज हो तो 1010C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. 1010C की अगली कंडीशन है दैट गाइडलाइंस ऑफ CBDT मस्ट बी फुलफिल्ड. और गाइडलाइंस ऑफ CBDT क्या है? गाइडलाइंस ऑफ CBDT आर नंबर 1, the scheme must be applicable on all employees. The object of the scheme is to reduce number of worker. The vacancy clause is not filled up. The compensation cannot exceed 3 months salary for each completed year of service, and the vacancy clause cannot be filled up. I repeat, the scheme must be applicable to all employees. Retired employees not appointed in sister concern. The object is to reduce number of worker. The retired employee is not appointed, vacancy clause is not filled up, and the compensation cannot exceed 3 months salary for each completed year of service or remaining tenure salary. उसके बाद हम लोग आ जाए 1010C का डिडक्शन कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? एक्चुअल VRC और 5 लाख whichever is lower. यदि वो 1010C की कंडीशन सेटिस्फाई किया तो, यदि कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई किया तो फुल्ली टैक्स. ठीक है, इसमें लास्ट वाला पॉइंट बहुत ध्यान का रखना कि 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. 1010C के बाद हम लोग आ जाए सैलरी में अलावेंसेज में. अलावेंसेज को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया. डियरनेस अलावेंस, डियरनेस पे फुल्ली टैक्सेबल. हाउस रेंट अलावेंस, minimum of the following is exempted under section 1013A. Actual HRA 40% or 50% of salary और rent paid minus 10% of salary. यहाँ पे 40% लगता है यदि आपका हाउस नॉन मेट्रो सिटी में हो, 50% लगता है यदि आपका हाउस मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो. कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में हुआ तो 50%, अदरवाइज 40%. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. यदि आप 2 एम्प्लॉयर से HRA लेते हो तो दोनों एम्प्लॉयर की HRA कंपाइल होकर आपका कैलकुलेशन होगा. यदि आप रहते हावड़ा में हो, रहते हावड़ा में हो और ऑफिस आपकी कलकत्ता में, तो रेंट कहां देते हो? रेंट तो सर हावड़ा में रहते हो तो हावड़ा में देते हैं, तो 40% विल बी एप्लीकेबल. यानी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट. जब जब HRA मिला तब तब का सैलरी टैक्सेबल. यदि आपको HRA 1 जुलाई से मिला तो जो 40% ऑफ सैलरी करेंगे वो 9 मंथ्स की सैलरी करेंगे. ठीक है, HRA में जैसे ही आपका रेंट चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गई, सैलरी चेंज हो गई, तो इन सब केसेस में क्या होगा, हम लोग HRA फिर पीरियड वाइज अलग अलग निकालेंगे, मंथ वाइज अलग अलग निकालेंगे. इसमें एक और एक खास बात है, यदि आप रेंट अपने पापा को देते हो, मम्मी को देते हो, भाई को देते हो, वाइफ को देते हो, तब भी आपको रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा. यदि आप रेंट देते ही नहीं हो तो फिर HRA में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. HRA पार्ट फिनिश. अब हम लोग आ जाए 1014(1) में.
1014(1) में 6 अलाउंसेस के नाम है और इन 6 अलाउंसेस का ट्रीटमेंट एक जैसा है कि इन अलाउंसेस पे आपने जितना इन पर्पसेस में खर्चा किया उनका डिडक्शंस मिल जाएगा। कितना? कौन कौन से अलाउंस? 1014(1) के 6 अलाउंस। नंबर 1 ट्रेवल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग अलाउंस एंड डोमेस्टिक नहीं, असिस्टेंट अलाउंस। आई एम अ प्रोफेशनल, I need assistance, I daily wear uniform, use conveyance, go for a travel. Professional development allowance, daily allowance, uniform allowance, conveyance allowance, assistance allowance and travel allowance. ध्यान रखना 115 BSc जब आपने किया था तब आपने बोला था किसी अलाउंस का डिडक्शंस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 4, और ये चारों 1014(1) के हैं। ध्यान देना, कन्वेंस, ट्रैवल, डेली एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1014(2) था। तो 1014(2) में कुछ अलाउंसेस के नाम दिए हुए और 1014(2) में बोला हुआ है कि इन अलाउंसेस में उतना ही डिडक्शंस मिलेगा जितना हम आपको बता रहे हैं। आपका खर्चा कितना हुआ इससे मतलब नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट, डिडक्शन शैल बी एज पर द स्टैट्यूटरी अमाउंट फिक्स अंडर द रूल। तो भैया क्या क्या? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिए 100 per month per child to the maximum of 2 children. Children hostel allowance लिए 300 per month per child to the maximum of 2 children. Transport allowance handicap employee को deductions मिलेगा only up to 3,200. This is the allowance given to handicap employee to meet the journey expenditure from office to home, home to office. 3200 का fixed deductions. उसके बाद है ट्रक ड्राइवर अलावेंस या एयर होस्टेस अलावेंस जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलता है व्हेन दे मूव विद द ट्रांसपोर्ट। इसको टीटी अलावेंस भी बोल सकते हो। इसमें से मिनिमम ऑफ द 2 विल बी अलाउड एज डिडक्शंस 70% ऑफ द अलावेंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। इसके अलावा बॉर्डर एरिया अलावेंस है 1300, हिली एरिया अलावेंस है 800, ट्राइबल एरिया अलावेंस है 200 और ये अलावेंस बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन बॉर्डर में भी आप कौन से एरिया के बॉर्डर में, कितने बॉर्डर से कितने नजदीक हो, हिली एरिया में कितने ऊपर में हो, अकॉर्डिंगली अलावेंस इसका अमाउंट घटता बढ़ता है। इसलिए इसमें ज्यादा उलझना मत। 1014(1), 1014(2) और 1013 एक सांस में दोबारा बोलो। हाउस रेंट अलावेंस मिनिमम ऑफ द 3, एक्चुअल अलावेंस 40% or 50% of salary, rent paid minus 10% of salary. Salary here means basic plus DA forming the part of retirement benefit plus commission on turnover. जब जब HRA मिला तब तब टैक्स। 1014(1) 6 अलावेंस, ट्रेवल अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, डेली अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, असिस्टेंस अलावेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस। 6 का एक ट्रीटमेंट, जितना खर्चा उतना एग्जैक्ट और कुछ नहीं। कुछ नहीं बोला तो मान लेना सारा खर्चा हो गया। 1014(2) में 4 काम के 3 ना काम के 4 काम के अलावेंस कौन कौन से? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ट्रक ड्राइवर अलावेंस। 3 बकवास कौन कौन से? बॉर्डर एरिया, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, एक्चुअल अलावेंस और 100 per month per child whichever is to the maximum of 2 children whichever is lower. Children hostel allowance minimum of the 2, actual allowance had 300 per month per child to the maximum of 2 children. Transport only to handicap employee, actual allowance of 3,200 per month whichever is lower. And truck driver allowance minimum of the 2, 70% of the allowance or 10,000 per month whichever is lower. हिली एरिया 800, बॉर्डर एरिया 1300, ट्राइबल एरिया 200। इन सब में आप ध्यान रखना कि कोई भी अलावेंस यदि आप ऑफिस पर्पस में यूज करते हो तो भैया वो अलावेंस एग्जैम्प्ट है। तो यदि आपको सब में दे दिया जाए प्रोजेक्ट अलावेंस तो आप ये मान लेना ये ऑफिस पर्पस में यूज हो गया। वार्डन अलावेंस आप मान लेना ये ऑफिस पर्पस में यूज हो गया, एग्जैम्प्ट हो गया। और ध्यान रखना इसके अलावा और कोई अलावेंस मिले तो सब फुल्ली टैक्सेबल, जैसे सर्वेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, टिफिन अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, कार अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, कोई भी अलावेंस, फर्नीचर अलावेंस, फलाना अलावेंस यदि वो ऑफिस पर्पस में यूज हुआ तो एग्जाम, नहीं तो फुल्ली टैक्स। ठीक है, अलावेंसेस में नाम पे ध्यान मत देना, पर्पस में ध्यान देना। तो यदि आपको दे दिया जाए चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस फॉर ऑफिस फॉर एजुकेशन पर्पस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस फॉर एजुकेशन पर्पस, तो वो पर्पस इंपॉर्टेंट है ना कि नाम। बात क्लियर? यदि दे दिया जाए कन्वेंस अलावेंस फ्रॉम ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस,
तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की तरह ट्रीट होगा, ना कि कन्वेंस अलाउंस की तरह। ठीक है, अलाउंस से बाहर आइए और समझिए परक्विजिट। परक्विजिट को हमने देखो, परक्विजिट का लोगों ने बहुत हवा बना दिया, बहुत टफ है। आप स्लो में बोलते जाइए, दिमाग में कोई पुरानी धारणाएं मत रखिए। जो बोलते हैं परक्विजिट बहुत टफ है तो भूल जाइए, लेंथी भूल जाइए, देखना अभी 20-25 मिनट में हो जाएगा। परक्विजिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट में 10-12 नाम है, ध्यान रख लो। पहला तो रोटी कपड़ा मकान, एनी फ्री मील अप टू ₹50 पर मील एग्जेम्प्टेड। फ्री मील थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल कूपन एट 18 जॉइंट्स एग्जेम्प्टेड। ₹50 पर मील तक एग्जेम्प्टेड है, 70 मिलेगा तो ₹20 टैक्सेबल कर दूंगा। रिफ्रेशमेंट, फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्टेड, रोटी खत्म कपड़े में आओ। फ्री यूनिफॉर्म एग्जेम्प्टेड, मकान में आओ। रेंट फ्री एकोमोडेशन टू ऑफिशियल ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज एग्जेम्प्टेड। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन टू ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट and plus official of parliament is exempted। ठीक है, ये रोटी कपड़ा मकान में 5 पॉइंट। उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया exempted। टेलीफोन फैसिलिटी दिया exempted। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दिया exempted। गिफ्ट नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया exempted। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया exempted। इस रिगार्ड में ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो टैक्स। और कुछ खास था, एजुकेशन फैसिलिटी अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, वो exempted। अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की एजुकेशन फैसिलिटी exempted। ऐसे कोई 10 एक परक्विजिट आप दिमाग में रख लेना। आगे बढ़ो, ऐसे तो बहुत बोल सकते हैं, गिफ्ट इन काइंड अप टू 5000 exempted। ऐसे तो बोल सकते हैं सुपर एन्यूएशन फंड 1.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड। मतलब जो जो एग्जेम्पशन पड़ा सब यहाँ डाल सकते हो आप। हटाओ, अब अपने आ जाए टैक्सेबल परक्विजिट। सबसे पहले उठाते हैं आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। यदि आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो, एग्जेम्प्टेड। आप ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट हो, एग्जेम्प्टेड। बचे हुए लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, परंतु उसका टैक्सेबल परक्विजिट होगा लाइसेंस फी। लाइसेंस फी आपको सब में दिया रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहेगा, जितना लाइसेंस फी है दैट विल बी टैक्सेबल। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिपेंड करता है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। हाउस कौन सी सिटी में दिया यह भी महत्वपूर्ण है। यदि हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, बॉस ने घर भाड़े पे लेके आपको दिया, तो टैक्सेबल परक्विजिट विल बी 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is lower। taxable perquisite will be 15% of salary और rent paid by employer whichever is lower। लेकिन यदि बॉस ने अपना घर आपको दिया तो फिर डिपेंड करता है कि बॉस ने आपको कौन से सिटी में घर दिया। यदि उस सिटी की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। एग्जाम में यदि सिटी की पॉपुलेशन नहीं दी रहे तो आप इंडिया वाले हो, आप मानेंगे हमारे तो गली गली में 25 लाख से ऊपर है, और आप 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल करोगे। आरएफए के बाद हम लोग आ गए रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड फर्नीचर। रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट वैसे ही करना जैसे अभी आपने सीखा। फर्नीचर को लेकर आगे बढ़ता हूं, तो फर्नीचर इंक्लूड्स ऑल हाउस होल्ड अप्लायंसेज। आपके घर की टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओवन, ये सब फर्नीचर। और इस फर्नीचर के लिए दो बातें हैं। यदि फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टैक्सेबल, और फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। ठीक है, फर्नीचर से बाहर आए तो आ जाए हम लोग टॉपिक आरएफए पे क्लियर ना। आरएफए वैसे प्लस फर्नीचर वैसे दोनों ऐड कर देना। कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। यदि एम्प्लॉयर आपको घर देता है लेकिन रेंट फ्री नहीं है, बॉस आपसे कुछ रेंट लेता है नॉमिनल 2000, 1500, मतलब आपको एक 6 रूम का बंगलो दिया हुआ है और आपसे रेंट लेता है 10,000। वो बंगलो आप खुद लेने जाएंगे, आपका ₹1,00,000 महीना लगेगा, आपको 10,000 रुपए में मिला हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। तो ऐसे में परक्विजिट कैसे निकालेंगे? पहले आप आरएफए जैसे निकालते थे वैसे निकाल लो। मान लो कि अगर रेंट फ्री है,
उसके बाद जैसे फर्नीचर ऐड करते थे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद जितना रेंट आप अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हो, वॉट एवर रेंट पेड बाय एम्प्लॉई टू हिज एम्प्लॉयर, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड और रिजल्ट होगा CRA, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। हटाओ। फिर आया टॉपिक क्या, होटल एकोमोडेशन। यदि बॉस ने आपको एकोमोडेशन के नाम पे होटल में ठहरा दिया, मतलब आप होटल में रह रहे हो, आपको मुंबई पोस्टिंग हुई, आपने बॉस से पूछा सर मैं रहूंगा कहां, तो बॉस ने बोला आप ताज बंगाल में रहेंगे और ताज होटल में रहेंगे और कहां रहेंगे। सर ताज में तो मैं काम कर, बोला नहीं वहीं पे आपका एक रूम बुक कर दिया हूं, उसी रूम में आप रहना, बाजू वाले रूम में आपकी ऑफिस। ओ ऐसे रहूंगा मैं, हाँ। तो ऐसे में आपका परमानेंट एड्रेस ही ताज होटल है, ठीक है। यदि ऐसे होटल एकोमोडेशन आपको मिला है तो 15 दिन तक के लिए होटल एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है तो एग्जाम्प्टेड है। 15 दिन से ज्यादा मिली तो जितना दिन ज्यादा मिला उतने दिन के लिए मिनिमम ऑफ 2 विल बी टैक्सेबल। नंबर 1 24% ऑफ सैलरी और नंबर 2 रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। हटाओ। इन RFFA और CRA और होटल, इन चारों के लिए सैलरी का मतलब एक ही है। सैलरी हियर मींस बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनिटरी पेमेंट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट एंड PF। बेसिक, DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऑल टैक्सेबल मॉनिटरी पेमेंट एक्सक्लूडिंग PF एंड परक्विजिट, ठीक है। जब जब RFA मिला नहीं, जब RFA ऑक्यूपाई किया तब टैक्सेबल होगा। यदि आपको एक से ज्यादा घर अलॉट होते हैं तो दोनों घर टैक्सेबल होंगे, लेकिन यदि आपकी शिफ्टिंग एक घर से दूसरे घर में हो रही है और उसके कारण आपको आपकी सिटी आपकी शिफ्टिंग एक टाउन से दूसरे टाउन में हो रही है, उसके कारण आपको दोनों शहरों में घर अलॉटेड है और आप एक घर में रहते हो, दूसरे घर में आपकी वाइफ, मैं यहां तू वहां, ऐसा भी आपकी लाइफ की दुर्दशा है, तो लॉ बोलता है 90 दिन के लिए दो में से कोई एक हाउस टैक्सेबल होगा आपकी चॉइस पे, लेकिन 90 दिन के बाद दोनों हाउस टैक्सेबल हो जाएंगे यदि आप दोनों हाउस को ऑक्यूपाई करके बैठे हो तो। मतलब आपको मजा आ रहा है, मैं यहां तू वहां, हाँ चलो फाइन। आगे बात करें। फिर हमने किया कि RFA की सैलरी निकालते समय एडवांस सैलरी काउंटिंग में नहीं लेंगे और पेंशन काउंटिंग में लेंगे, लेकिन कम्यूटेड पेंशन काउंटिंग में नहीं लेंगे और कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, कोई भी लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट काउंटिंग में नहीं लेंगे। यदि आपको एक से ज्यादा सोर्स से सैलरी मिल रही है तो सारी सैलरी कंपाइल करके फिर 15% ऑफ सैलरी मारेंगे। सारी बातें क्लियर? हटाते हैं। उसके बाद हमने किया कि दूसरी परपेचुट में चलते हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी फुल्ली टैक्स, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर विल बी टैक्स, सर्वेंट फैसिलिटी फुल्ली टैक्स। सर्वेंट का प्रॉपर वर्ड है डोमेस्टिक असिस्टेंस, डोमेस्टिक हेल्प, फुल्ली टैक्सेबल। वैसे तो गार्डनर फैसिलिटी भी सर्वेंट फैसिलिटी है, लेकिन यदि आपको गार्डनर फैसिलिटी एम्प्लॉयर देता है विथ हिज ओन्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन, then the gardener facility will not be taxable। दोबारा तुम्हारी वाली भाषा में बोलूं जिससे मैंने तुम्हें याद कराया था, GF shall be treated as servant facility, but GF if provided by employer with his own RFA, then the GF shall not be taxable। हटाओ। फिर हमने किया छोटी छोटी बातें कि सुपर एन्यूशन फंड में एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है तो 1.5 लाख तक एग्जम्प्टेड है, और यदि 2 लाख सुपर एन्यूशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, कितना 2 लाख, तो 1.5 लाख एग्जम्प्टेड, 50,000 टैक्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS शैल बी फुल्ली टैक्सेबल एज पर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने किया कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। नहीं, चलो कार फैसिलिटी तो हम ऐसे करते हैं। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, यूज फॉर ऑफिस नॉन टैक्सेबल, यूज फॉर पर्सनल फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली मतलब जितना मेंटेनेंस है पूरा प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। कार के लिए 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, मेंटेनेंस के लिए पूरा मेंटेनेंस।
कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर एंड कार इज यूज फॉर बोथ पर्पज। तो फिर 2400 पर मंथ या 1800 पर मंथ, 2400 और 1800 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। 2400 पर मंथ यदि कार हायर कैपेसिटी की कार हो, मतलब उसके इंजन की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा हो, यानी उसका हॉर्स पावर 16 हॉर्स पावर से ज्यादा हो, और यदि अप टू 16 हॉर्स पावर है या अप टू 1600 सीसी है, तो फिर उसमें 1800 पर मंथ। कुछ नहीं बोलने पे आप 1800 मान सकते। अगला पार्ट आ गया, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। बॉस ने सिर्फ गाड़ी दिया, मेंटेनेंस मेरा खुद का है, तो इफ यूज फॉर ऑफिस पर्पस नॉन टैक्सेबल, इफ यूज फॉर पर्सनल पर्पस तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टैक्सेबल, इफ यूज फॉर बोथ पर्पस देन 900 पर मंथ या 600 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। 900 पर मंथ फॉर हायर कैपेसिटी का, 600 पर मंथ फॉर लोअर कैपेसिटी का। इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मेरी गाड़ी है, बॉस खाली पेट्रोल भरा रहा है, रिपेयर करा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, तो मेरी गाड़ी है, बॉस मेंटेनेंस दे रहा है, तो ऐसे में टैक्सेबल परक्विजिट शैल बी, इफ इट इज यूज्ड फॉर ऑफिस नॉन टैक्सेबल, इफ इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस फुल्ली पर्सनल तो पूरा का पूरा मेंटेनेंस विल बी टैक्सेबल, एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्पस देन मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ कार विल बी टैक्सेबल। लेकिन यदि 1800-2400 से ज्यादा डिडक्शंस आपको लेना है तो आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करिए। पहला, लॉगबुक ऑफ द कार मस्ट बी मेंटेन्ड एंड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन्ड कि कितना परसेंट कार ऑफिस में यूज हो रहा है। यदि एम्प्लॉयर आपको सर्टिफाई कर दे कि कार तो भैया 75% यूज फॉर ऑफिस और उसके लिए आपके पास लॉगबुक भी है, तो फिर 75% ऑफ द मेंटेनेंस का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। कार के बाद करते हैं ड्राइवर फैसिलिटी। यदि बॉस ने आपको सॉफ्टवेयर फैसिलिटी दिया है, ड्राइवर भी दिया है, इफ इट इज यूज फॉर ऑफिस तो नॉन टैक्सेबल, इफ इट इज फुल्ली यूज फॉर पर्सनल देन फुल्ली टैक्सेबल जस्ट लाइक सर्वेंट फैसिलिटी। लेकिन इफ इट इज यूज फॉर बोथ पर्पसेज तो 900 पर मंथ विल बी टैक्स। ठीक है, फिर आगे आते हैं, कार के बाद हमने किया यूज ऑफ एसेट। बॉस यदि आपको कोई एसेट यूज करने के लिए दे, तो यदि वो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया है तब तो नॉन टैक्सेबल। लेकिन यदि वो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के अलावा कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है, तो यदि वो एसेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टैक्सेबल, और यदि वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो जितना बॉस ने भाड़ा दिया उतना टैक्सेबल। मतलब सेम एज फर्नीचर। सेल ऑफ एसेट, बॉस यदि अपनी कोई एसेट आपको सस्ते में बेच दे तो भैया आएंगे ना परक्विजिट, बॉस का माल सस्ते में मिल गया। तो ऐसे में लॉ बोलता है द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस सेल वैल्यू विल बी टैक्सेबल। रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए एक अलग नियम है। नियम यह है कि इफ इट इज इलेक्ट्रॉनिक एसेट, यदि वो एसेट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये मत समझ लेना वो टीवी रेफ्रिजरेटर ये मत समझ लेना, वो डेटा प्रोसेसिंग आइटम है, लैपटॉप एक्सेट्रा, वो बॉस ने आपको सेल किया तो फिर आप उसकी WDV निकालिए एज पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, चार्जिंग 50% डेप्रिसिएशन पर एनम, 50% डेप्रिसिएशन पर एनम। ये भाई साहब लैपटॉप पे 40% डेप्रिसिएशन लगता है, वो आपने PGBP चैप्टर में पढ़ा है भाई साहब। ये PGBP चैप्टर से गवर्न नहीं है, ये सैलरी चैप्टर चल रहा है। इसमें बोला हुआ है लैपटॉप या कंप्यूटर पे 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसकी रिटन डाउन वैल्यू निकालिए, और रिटन डाउन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू विल बी द टैक्सेबल परक्विजिट। आगे बढ़िए, कार है तो वैसे तो PGBP में 15% है, उसको छोड़ो ना यार। यहाँ पे कार में 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करिए एज पर WDV मेथड, और यदि फर्नीचर है या और कोई एसेट है तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करिए अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए WDV निकालिए। एक बात और ध्यान रखना कि WDV निकालते समय पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी नोट। तो यदि आपने एसेट 2 साल, आपके एम्प्लॉयर ने वो एसेट 2 साल 11 महीने यूज करके आपको दी है तो डेप्रिसिएशन 2 साल का ही चार्ज होगा। ठीक है, सेल ऑफ एसेट के बाद हम लोग अगली परक्विजिट में आए, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। पहले इन इंडिया की 5 बातें लेते हैं
कि मेडिकल फैसिलिटी ऑफिस में दी जा रही है। हाँ, आपके सर में दर्द है तो आप ऑफिस में जाते तो सेरिडोन खा लिए, तो भैया दाम था टैबलेट का 3 रुपया, लेकिन आपके हाथ में नॉन टैक्स, बिकॉज द मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन ऑफिस। तो हमारी ऑफिस फैक्ट्री में एक मेडिकल यूनिट है, वहां पे जाके आप अपना कोई भी इलाज करा लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होता है, इवन बड़ी बड़ी टेस्टिंग वहां पे हो जाती है, वो सारी मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्टेड है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के बताऊं, आईआईटी में जितने भी प्रोफेसर और काम कर रहे हैं ना, हाँ, वो सब आईआईटी के एम्प्लॉइज है। हाँ, वहां पे उनका अपना एक मेडिकल यूनिट है, बड़ी से बड़ी टेस्टिंग वहां पे हो जाती है, छोटा मोटा ऑपरेशन वहां पे हो जाता है, और वो सारी फैसिलिटी आपके हाथ में एग्जाम्प्टेड है। इफ द इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब वो मेडिकल हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, वहीं पे आपका इलाज हो रहा है, तो इट इज एग्जाम्प्टेड परचेज। यदि कैंसर या एड्स या ऐसी कोई सीवियर डिजीज के लिए बॉस आपका इलाज का खर्चा दे रहा है, तो नॉन टैक्सेबल। कौन कौन सा? कैंसर, एड्स, पार्किंसन, ऐसी खतरनाक बीमारियों का बॉस यदि आपका इलाज करा रहा है, तो वो सब एग्जाम्प्टेड। नंबर नेक्स्ट, बॉस आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, तो एग्जाम्प्टेड। और लास्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है, तो भैया वो परक्विजिट ही नहीं मानता हमारा लॉ, मतलब ये परक्विजिट है, ये तो रिस्क है। तो ये 5 परक्विजिट आपकी एग्जाम्प्टेड होगी। कौन कौन सी? हॉस्पिटल इन द एम्प्लॉयर प्रीमाइसेस यदि आपका इलाज हो जाए, यदि बॉस के हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाए, कैंसर एड्स में इलाज हो जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, या बॉस आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, और कोई यदि मेडिकल रिम्बर्समेंट मिला, तो ध्यान रखना फुल्ली टैक्स। अब हम आ रहे हैं मेडिकल आउटसाइड इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया मेडिकल फैसिलिटी तो तब मिलेगी ना जब आप आउटसाइड इंडिया पहुंचोगे, इसलिए इस फैसिलिटी में 3 पार्ट है, ट्रैवल, स्टे, ट्रीटमेंट। यदि आपका ट्रैवल फैसिलिटी है, तो 8% के साथ 8 केयर का ट्रैवल फैसिलिटी एग्जाम्प्टेड, प्रोवाइडेड आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर दिस फैसिलिटी डज नॉट एक्सीड 2 लाख पर एनम। यदि आपकी स्टे फैसिलिटी है, तो 8% के साथ एक अटेंडेंट की मेडिकल स्टे फैसिलिटी एग्जाम्प्टेड, जितना आपको आरबीआई परमिट करे उतना। और यदि आपका ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट फैसिलिटी एग्जाम्प्टेड। ध्यान रखना, पेशेंट एम्प्लॉय को होना जरूरी नहीं है, एम्प्लॉय या उसके रिलेटिव भी पेशेंट हो सकते हैं। एम्प्लॉय के रिलेटिव मतलब एम्प्लॉय की स्पाउस, एम्प्लॉय के टाबरे, एम्प्लॉय के डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर। मेडिकल फैसिलिटी के बाद अपने आगे बढ़े तो आता है गिफ्ट, छोटा सा परक्विजिट। गिफ्ट इन कैश मिले तो फुल्ली टैक्सेबल, और गिफ्ट इन काइंड मिले तो एग्रीगेट पूरे साल का मिला के 5,000 तक का गिफ्ट है तो एग्जाम्प्टेड। 5,000 से ज्यादा है तो आप 5,000 छोड़ देना, रेस्ट को टैक्स कर देना। कुछ लोग पूरे को टैक्स करते, वो भी सही है। गिफ्ट के बाद है, यदि आपको क्लब फैसिलिटी मिले, तो यदि आपको क्लब फैसिलिटी मिले, तो बॉस ने यदि आपके नाम पे मेंबरशिप लिया है, तब तो एंट्रेंस फी विल बी टैक्सेबल एंड एनुअल फीस विल बी टैक्सेबल। लेकिन बॉस ने अपने नाम पे इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप ली है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली है, तब एंट्रेंस फी इज नॉन टैक्सेबल बट एनुअल सब्सक्रिप्शन विल बी टैक्स। क्लब फैसिलिटी के बाद आते हैं हॉलीडे होम फैसिलिटी। नोशनल मार्केट वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटी विल बी टैक्सेबल। उसके बाद आते हैं क्रेडिट कार्ड पेड बाय एम्प्लॉयर। तो क्रेडिट कार्ड के कारण बॉस का जितना खर्चा लगा, बॉस ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, उसमें बॉस का जितना भी खर्चा लगा, ऑल विल बी फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। बॉस ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तो हम लोग बोलेंगे 20,000 तक का लोन है ना, तब तक तो नॉन टैक्सेबल है। लेकिन जैसे ही लोन का अमाउंट 20,000 को पार कर गया, पूरे लोन पे इंटरेस्ट एट द एसबीआई रेट विल बी टैक्स। एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको सब में दिया रहेगा। उसके बाद बात करें कि यदि आपको बॉस ने लोन दिया है, तो मंथ एंड बैलेंस में जितना लोन है ना, लोन का मंथ एंड बैलेंस वो टैक्सेबल होगा। यानी सपोज आपने 17 जुलाई को बॉस से लोन लिया, तो जुलाई महीने के अंत में लोन है कि नहीं है? है। पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बॉस ने आपको 31 जुलाई को लोन दिया, तब भी जुलाई महीने का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ,
और सपोज बॉस ने आपको 1 जुलाई को लोन दिया, 17 जुलाई को लोन दिया और आपने उसको 31 जुलाई को रीपे कर दिया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन मंथ एंड बैलेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां से लेंगे? एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद आगे बढ़िए, हम लोग आ गए, उसके बाद हम लोग आ गए कंसेशनल इंटरेस्ट लोन। कंसेशनल इंटरेस्ट लोन मतलब बॉस ने आपको लोन दिया लेकिन इंटरेस्ट फ्री नहीं दिया, वो आपसे 3%, 4%, 5% एक मामूली सा इंटरेस्ट ले रहा है। तो भैया पहले आप इंटरेस्ट फ्री लोन जैसे निकालते थे वैसे निकाल लीजिए, उसमें से जितना इंटरेस्ट आप अपने एम्प्लॉयर को दिए एक्चुअल उतना माइनस कर लेना। एक बात बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि यदि आपको किसी स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लोन मिला है तो वो लोन टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस डिजीज के लिए आपको मेडिकल क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो वैसे ही वो लोन अमाउंट और मेडिकल क्लेम अमाउंट विच एवर इज लोअर, वो उस दिन से टैक्सेबल होना शुरू होगा जब आपको क्लेम मिला। ध्यान रखना, उसके ऊपर इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्री लोन से बाहर आते। इंटरेस्ट फ्री लोन के बाद हमने किया कार, फर्नीचर, यूज ऑफ लैपटॉप, और कोई परचेज बची। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल परचेज। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। अब एक परचेज और कराता हूं, फिर परचेज से बाहर आएंगे। परचेज का नाम है लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 10(5). लीव ट्रेवल कंसेशन में आपको बोला हुआ है ये सारी बातें। पहली बात, लीव ट्रेवल कंसेशन आपके हाथ में एग्जम्प्टेड परक्विजिट है, प्रोवाइडेड आप ट्रेवल इंडिया में कर रहे हो। यदि आप ट्रेवल इंडिया के बाहर कर रहे हो तो ये परक्विजिट आपको नहीं है, मतलब ये परक्विजिट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ ट्रेवल खर्चा आपके हाथ में एग्जम्प्टेड है, सिर्फ ट्रेवल खर्चा। ट्रेवल आप इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हो। ट्रेवल आप एयर मोड, वाटर मोड, रोड मोड, रेल मोड, किसी से भी करो। एयर मोड से करोगे तो सिर्फ इकोनॉमी क्लास तक एग्जम्प्टेड होगा। रेल मोड से करोगे तो जिस मोड से जाओगे, 1st टियर, 2 टियर, 3 टियर, जिससे जाओगे सब एग्जम्प्टेड होगा। और वाटर रूट से जाओगे या रोड रूट से जाओगे तो उतनी डिस्टेंस का, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उतनी डिस्टेंस का जो नोशनल रेल फेयर है, फर्स्ट 1 टियर एसी का जो नोशनल रेल फेयर है उतनी किलोमीटर का, वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्रेवल में स्टे खर्चा करोगे या खाने पीने का खर्चा या साइट टूर का खर्चा, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रेवल में आप अपने साथ अपनी फैमिली को ले जा सकते हो, उनका भी खर्चा एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पे फैमिली मतलब आप, आपकी स्पाउस, आपके टाबरे, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, आपके डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर। टाबरों में उन्होंने बोला बस 2 ही टाबरे अब अलाउड है। पहले तो जमाना था जब सारे होते थे, अब 98 के बाद से 2 ही टाबरे अलाउड है। और 2 टाबरों में एक हल्का सा रही है, मतलब थोड़ा सा ट्रिक है कि फर्स्ट चाइल्ड में, फर्स्ट बर्थ में यदि मल्टीपल बर्थ हो गई तो सेकेंड बर्थ नॉट अलाउड, लेकिन यदि फर्स्ट बर्थ में सिंगल बर्थ और सेकेंड बर्थ में मल्टीपल बर्थ, तो सेकेंड में जितने मल्टीपल बर्थ हुए वो भी सारे के सारे अलाउड होंगे। यानी फर्स्ट चाइल्ड की एज है 10 साल और सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड की एज है 8 साल, तो ये तीनों बच्चे अलाउड हो जाएंगे। लेकिन यदि फर्स्ट चाइल्ड की एज है 10 साल, सेकेंड चाइल्ड की एज है 10 साल और थर्ड चाइल्ड की एज है 8 साल, तो भैया 2 ही अलाउड होंगे। 10 वाले अलाउड हो जाएंगे, 8 वाला आउट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमने किया कि लीव ट्रेवल कंसेशन जो है ना, ये बेनिफिट 4 कैलेंडर ईयर में आप कोई 2 बार अवेल कर सकते हैं। इट इज अलाउड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स फॉर मैक्सिमम 2 years। और यदि आपका प्रीसीडिंग ब्लॉक होली या पार्टली अनअवेल्ड रहा तो इन द करेंट ब्लॉक फर्स्ट ईयर ओनली आपको एक एक्स्ट्रा जर्नी अलाउड होगा। लीव ट्रेवल कंसेशन से बाहर निकलते हैं, आ जाते हैं प्रोविडेंट फंड में। प्रोविडेंट फंड में आपने किया कि प्रोविडेंट फंड 4 तरह के होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में हमने किया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ में नॉन टैक्सेबल, आरपीएफ में अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जम्प्टेड, उसके बाद टैक्सेबल। सैलरी यहाँ पे मतलब बेसिक, डीए फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यूआरपीएफ नॉन टैक्सेबल, पीपीएफ में होता ही नहीं है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन,
एसपीएफ में सभी में नॉन टैक्सेबल, क्योंकि आपका अपना पैसा है, नॉन टैक्सेबल। एसपीएफ में एटीसी मिलेगा, आरपीएफ में एटीसी मिलेगा, यूआरपीएफ में एटीसी नहीं मिलेगा, पीपीएफ में एटीसी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पीएफ एसपीएफ में नॉन टैक्सेबल, आरपीएफ में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% तक है तो नॉन टैक्सेबल, 9.5% के बाद टैक्सेबल हो जाएगा। यूआरपीएफ में नॉन टैक्सेबल, और पीपीएफ में ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जाम्प्टेड। ठीक है, ये मैंने जब आपको इनकम टैक्स पोर्टल की क्लास कराई थी तब भी दिखाया था, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जाम्प्टेड। उसके बाद लम सम बेनिफिट, यदि आपके रिटायरमेंट में पीएफ से आपको पूरा मोटा रकम मिलता है तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जवाई राजा नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। आरपीएफ में जनरली नॉन टैक्सेबल, लेकिन यदि आपने 5 साल के अंदर जॉब छोड़ दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। 5 साल के अंदर जॉब छोड़ा, वो भी बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, डेथ, क्लोजर ऑफ कंपनी या एक्सीडेंट, नॉन टैक्सेबल। आपने 5 साल के अंदर जॉब छोड़ा लेकिन यहां से पीएफ का पैसा विड्रॉ नहीं किया, दूसरे एम्प्लॉयर को ज्वाइन कर लिया और पीएफ का पैसा दूसरे एम्प्लॉयर के पीएफ में ट्रांसफर करवा दिया, तो आरपीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब माना जाएगा। एंड यदि 5 साल तक ऐसे कंटिन्यूटी दिखा दो, छोड़ रहे हो लेकिन पीएफ विड्रॉ नहीं कर रहे हो, पीएफ ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो ये 5 साल कंटिन्यूएशन माना जाएगा। उसके बाद हमने किया यूआरपीएफ से लमसम मिलेगा, यूआरपीएफ से लमसम मिलेगा तो इट विल बी टैक्सेबल एज अंडर employer's contribution fully taxable as salary, employee's contribution non-taxable, interest on employer contribution taxable as salary, and interest on employee's contribution taxable as IFOS. Taxable होगा लेकिन employer contribution taxable as salary, employee's contribution non-taxable, interest on employer contribution taxable as salary, employer contribution salary, interest on employee's contribution taxable as IFOS. हाइपोस ये पीएफ से बाहर निकले तो उसके बाद हम लोग आते हैं डिडक्शंस में। अच्छा, पीएफ में छोटी सी बात और बता दो, यदि आप आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, सुपरएन्यूएशन फंड में और एनपीएस में मिला के 7.5 लाख से ऊपर हो जाए तो फिर आपको 12% ऑफ सैलरी वाली बातें भूल जाइए। 7.5 लाख से ऊपर जितना भी हुआ, एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्स। सपोज आपकी सैलरी है 1 करोड़ रुपए, तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12%, हिसाब से 12 लाख एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। ले लॉ बोलता है नहीं, 7.5 लाख के ऊपर तो जितना होगा, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 12% ऑफ सैलरी और 7.5 लाख विच एवरेज लो। लेकिन मैंने ऐसे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि पीएफ खाली नहीं है इसमें, पीएफ, सुपरएन्यूएशन फंड और एनपीएस मिला के 7.5 लाख से ऊपर का एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो फुल्ली टैक्स। हाँ, आगे बढ़े। एम्प्लॉई, अच्छा ये जो 7.5 लाख के ऊपर जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो तो टैक्सेबल हो गई, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भले 9.5 के अंदर है लेकिन दैट विल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 7.5 लाख तक का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे जितना इंटरेस्ट है 9.5% की रेट तक, वो तो एग्जम्प्टेड है। 7.5 लाख के ऊपर का जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रही चूल्हे में, चाहे 4% हो, 8% हो, 9% हो या 12% हो, वट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.5 लाख के ऊपर का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट टैक्सेबल। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट टैक्स, मतलब वो टैक्सेबल सेगमेंट बनते जाएगा पीएफ में। पीएफ में 2 सेगमेंट बनेगा, सॉफ्टवेयर बना देगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस अभी एकेडमिकली याद रखना है, ऑफिस में सॉफ्टवेयर बनाएगा। पीएफ में अपने आप 2 सेगमेंट बन जाएगा, अप टू 7.5 लाख वाला, 7.5 लाख के ऊपर वाला। 7.5 लाख वाला तो एग्जम्प्टेड है, उसका इंटरेस्ट भी 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, और 7.5 लाख के ऊपर वाला तो टैक्सेबल है ही, उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है और उसके इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। ठीक है, हटो। उसके बाद हम लोग आए एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ भी ना 2.5 लाख तक तो ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर का जितना इंटरेस्ट है ना वो टैक्सेबल। चलो इससे बाहर आते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसको हमने और डिटेल में किया, वैसे एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ, वो भी आप देख लेना। अभी हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 16 के डिडक्शंस में। सेक्शन 16 में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शंस या फिक्स है 50,000, कुछ पढ़ना बस 50,000 फिक्स माइनस कर देना।
फिर है 16.2 एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शंस। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको मिनिमम ऑफ 3 अलाउड एज डिडक्शंस। नंबर 1 एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस, नंबर 2 ₹5,000 पर एनम, और नंबर 3 20% ऑफ बेसिक सैलरी। नंबर 3 आ गया 16.3 में आपको डिडक्शंस है प्रोफेशनल टैक्स पेड। तो जितना भी प्रोफेशनल टैक्स पे हो रहा है आपके बिहाफ में, चाहे आप दे या आपका एम्प्लॉयर दे, उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको पोर्टल वाली क्लास में दिखाया था कि 5,000 से बेसिक का डिडक्शंस लेता नहीं है। एनीहाउ, जितना भी एम्प्लॉयर पी टैक्स दे आपके बिहाफ में या आप खुद पी टैक्स दे, वो दोनों ही का यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाएगा ऑन पेमेंट बेसिस, कैश बेसिस। आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ में प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो ऊपर परक्विजिट में ऐड होगा, नीचे 16.3 में लेस होगा। आपने खुद ने अपना प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो सिर्फ 16.3 में लेस होगा। एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से काट लिया, ऑफिस जमा कर दिया, तो बताओ एम्प्लॉयर ने दिया कि हमने दिया? एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से पी टैक्स का पैसा काट के जमा कर दिया, तो बताओ एम्प्लॉयर ने पैसा दिया कि मैंने पैसा दिया? एम्प्लॉई ने पैसा दिया, तो सिर्फ वो 16.3 में माइनस हो जाएगा। इसके साथ आपका ये सैलरी का चैप्टर मोटा मोटी रिवाइंड, ठीक है।